तो दोस्तों फाइनली आ चुकी है वो वीडियो जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस वीडियो के अंदर हम लॉस्ट के एपिसोड 4 से लेकर 25वें एपिसोड तक को एक्सप्लेन कर देंगे एक साथ में, और इस वीडियो के अंदर आपको भर भर के डिटेल्स मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। साथ ही साथ जल्दी से स्पैम कर दीजिए लॉस्ट सीजन 2 के लिए, क्योंकि वो भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। इस वीडियो के ऊपर एम करते हैं 10,000 लाइक का और 1,000 कॉमेंट का। और हाँ, अगर आपने अभी तक लॉस्ट के पहले 3 एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उनको जाकर देख लो, अदरवाइज आपको ये वाली वीडियो समझ में नहीं आने वाली। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लॉस्ट सीजन 1 एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सर्वाइवर्स को दिखाते हुए, जो कि प्लेन के पास से अजीब सी आवाज सुन रहे थे। सबको लगता है कि कोई खतरा होगा, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है कि वो तो सिर्फ जंगली सुअरों का एक झुंड था। अब अगली सुबह जॉन लॉक ये बताता है कि उसके लगेज में हंटिंग नाइफ्स हैं और इसलिए वो माइकल और केट के साथ जंगल में सुअरों का शिकार करने निकल पड़ता है ताकि सबके लिए खाने का इंतजाम हो सके, एज उनके पास खाने का सामान नहीं बचा था। लेकिन केट का असली मिशन कुछ और होता है। अब सईद ने उसको एक ट्रांसमीटर बना कर दिया था जो कि उसे जंगल के किसी ऊंचाई वाले एरिया में जाकर सेट करना था ताकि उस फ्रेंच वुमेन के डिस्ट्रेस सिग्नल की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाए। सईद का मानना था कि अगर ये सिग्नल सच में 16 सालों से लगातार चल रहा है तो आइलैंड पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल सोर्स जरूर होगा। खैर इसी बीच कैंप में सभी जॉन लॉक के बारे में बात कर रहे थे कि आखिरकार ये आदमी है कौन, और तब हमें उसकी जिंदगी के कुछ फ्लैशबैक्स देखने के लिए मिलते हैं। बेसिकली सीजन 1 के अंदर हर एक एपिसोड जो है वो किसी ना किसी कैरेक्टर का फ्लैशबैक ही है। ये मान लो कि सीजन 1 जो है वो सारे कैरेक्टर्स का एक तरह से इंट्रोडक्शन है। एनीवेज फ्लैशबैक में पता चलता है कि लॉक असल में एक नॉर्मल ऑफिस एम्प्लॉय था। उसका बॉस हमेशा उसका मजाक उड़ाता क्योंकि वो ऑफिस में भी मिलिट्री और वॉर गेम्स में इंटरेस्ट लिया करता। अब सिर्फ ऑफिस ही नहीं, उसकी पर्सनल जिंदगी भी उतनी ही अकेली थी। जिस लेडी को वो अपनी गर्लफ्रेंड समझता था, असल में वो एक फोन कंपेनियन थी, या फिर ये कह सकते हैं कॉल गर्ल थी, जिसके साथ वो वक्त बिताया करता था, जिससे बात करने के लिए लॉक को पैसे देने पड़ते थे। और इसको देखकर हमें उसकी तन्हाई और टूट चुकी जिंदगी का एहसास होता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब ये पता लगता है कि लॉक असल में चल नहीं सकता और वो व्हील चेयर पर था। उसका सबसे बड़ा सपना था ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक में एक स्पिरिचुअल वॉक अबाउट पर जाना, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स उसकी हालत को देखकर उसको मना कर देते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकता था। और उस वक्त लॉक गुस्से और दर्द में सिर्फ एक बात बार बार कहता है कि मुझे मत बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात कि यही डायलॉग उसकी पहचान बन जाती है। फिर हमको दोबारा प्लेन क्रैश के बाद का वो पल दिखाया जाता है जब लॉक होश में आया था, और मैंने कहा था कि वो हंस रहा था। सब लोग तो अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, लेकिन लॉक के चेहरे पर सिर्फ एक अजीब सी खुशी होती है, क्योंकि उसको तभी एहसास हुआ था कि जो आदमी सालों से व्हील चेयर पर था वो अब अपने पैरों पर खड़ा हुआ था और चल सकता था, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि लॉक हमेशा यही कहता आ रहा था कि यहाँ पर मिरेकल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार इस आइलैंड ने लॉक के साथ ऐसा कैसे कर दिया, या फिर क्रैश के बाद ने उसकी कोई नर्व जो थी वो खुल गई थी जिसके चलते वो चल सकता था। अब प्रेजेंट टाइम में लॉक शिकार जारी रखता है, जबकि केट ट्रांसमीटर को एक पेड़ पर लगाने की कोशिश करती है और माइकल भी नीचे खड़ा हुआ था कि तभी जंगल में वही रहस्यमय मॉन्स्टर की खौफनाक आवाज गूंज उठती है और डर के मारे केट ट्रांसमीटर गिरा देती है जो कि खराब हो गया था। लेकिन होता यह है कि मॉन्स्टर की आवाज की वजह से वो जो वहां पर सुअर होते हैं वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके चलते जो माइकल होता है उसके पैर में काफी चोट आ जाती है, जिसको केट अपने साथ वापस ले जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लॉक होता है वो कोशिश करता है कि वो पक्का शिकार लेकर ही आएगा। अब हम देख पाते हैं कि वो सबसे अलग था और मॉन्स्टर धीरे धीरे लॉक की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन भागने की बजाय लॉक उसके सामने खड़ा रहता है और हैरानी से उसको देखता रहता है, जैसे कि वो उस मॉन्स्टर से डर नहीं रहा था बल्कि उसको समझने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ में चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 5वां एपिसोड जो है वो फोकस करता है जैक शेफर्ड पर। सबसे पहले हमें जैक का बचपन दिखाया जाता है। वो एक दूसरे लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में खुद भी वो पिट जाता है। अब बाद में उसके पिता उसको एक सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हर बार हीरो बनने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी नीचे ही रहना चाहिए क्योंकि तुम हर किसी को बचा नहीं सकते। और इसी कॉन्वर्सेशन से ये हिंट भी मिलता है कि जैक के पिता बहुत ही ज्यादा शराब पीते हैं। वो जैक को समझाते हैं कि एक सर्जन होने के नाते उन्हें रोज बहुत ही ट्रॉमेटिक चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन घर आकर वो सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। मतलब कि काम को काम तक ही सीमित रखना चाहिए, और शायद इसी वजह से वो अपने दर्द को शराब में डुबा देते हैं। लेकिन ये बात वो खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करते। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में आइलैंड पर जैक को बार बार अपने पिता दिखाई दे रहे थे और वो उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है वो गायब हो जाते हैं। और ये बात इसलिए और भी शॉकिंग थी क्योंकि असल में जैक के पिता जिंदा नहीं थे। जी हाँ, उनकी मौत हो चुकी है। और जैक उसी फ्लाइट के अंदर अपने पिता की लाश को एक कॉफिन के अंदर घर वापस लेकर जा रहा था। हमको एक इमोशनल फ्लैशबैक
दिखाया जाता है जहां पर एयरपोर्ट में जैक जो होता है वो एयरलाइन ग्राउंड स्टाफ से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि किसी भी तरह उसे बॉडी के साथ जाने दिया जाए, क्योंकि उसके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे। और वो ये बोलता है कि वो बस एक बार अपने पिता को दफन करके इस चैप्टर को हमेशा खत्म करना चाहता है ताकि उसको फाइनली थोड़ी सी क्लोजर मिल सके। ये सीन और भी इमोशनल लगता है क्योंकि अब तक मिले हिंट से ये समझ आ चुका था कि जैक और उसके पिता के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में जैक एक और प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। कैंप का पानी तेजी से खत्म हो रहा था, यानी कि पीने का पानी, और सभी लोग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जैक से ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सब उसकी तरफ देखते हैं कि जैसे उसके पास हर सवाल का जवाब हो। अब हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब ये पता चलता है कि पानी जो था यानी कि बची हुई बॉटल्स गायब हो गई हैं। इसी बीच जॉन लॉक खुद वॉलंटियर करता है जंगल में नए वाटर सोर्स को ढूंढने के लिए। अब रास्ते में उसको जैक मिलता है जो कि अपने पिता की परछाई का पीछा करते हुए एक खतरनाक जगह से नीचे गिरने वाला था, और लॉक उसकी जान बचा लेता है। खैर इसके बाद दोनों के बीच एक बहुत ही गहरी बातचीत होती है। लॉक कहता है कि ये आइलैंड बिल्कुल अलग है, कुछ खास है। बाकी लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको डर लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब महसूस कर रहे हैं कि इस आइलैंड में कुछ तो अजीब जरूर है, यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति है। और लॉक का ये मानना था कि शायद जैक को अपने पिता का दिखना सिर्फ एक हेलुसिनेशन नहीं है। वो कहता है कि उसने इस आइलैंड की आंखों में देखा है, और जो उसने देखा है वो बहुत ही खूबसूरत था। शायद से वो उसी मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा था। खैर फिर जब जैक उसके साथ चलने की कोशिश करता है तो लॉक उसे वहीं रोक देता है और उसको एक यादगार बात कहता है। वो बोलता है कि जो तुमने शुरू किया है पहले उसको खत्म करो, क्योंकि एक लीडर तब तक किसी और को रास्ता नहीं दिखा सकता जब तक उसे खुद अपना रास्ता ना मिल जाए। अब आखिरकार जैक ही जंगल में पानी का एक स्रोत ढूंढ लेता है, लेकिन उसके साथ ही उसे अपने पिता का कॉफिन भी मिल गया था। साथ ही साथ वहां पर प्लेन का एक दूसरा हिस्सा भी था। लेकिन शॉकिंग बात ये नहीं थी। सबसे बड़ा झटका जैक को तब लगता है जब कॉफिन के अंदर से कुछ नहीं निकलता, यानी कि उसके पिता की लाश गायब थी। सो मे बी उसने जो देखा था वो शायद उसके पिता थे, लेकिन इस आइलैंड के मिरेकल ने उसको जिंदा कर दिया था या फिर उसका रूप ले रहा था। खैर उधर बीच पर पानी को लेकर सर्वाइवर्स के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो जाता है। सबको पता लगता है कि बून ने पानी लिया है और जैक बीच में आकर सबको रोक देता है, और फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो कि आगे चलकर पूरी सीरीज की सबसे यादगार लाइंस में से एक बन जाती है। वो बोलता है कि पता नहीं हम यहाँ पर कितने दिन रहने वाले हैं, लेकिन अगर हमको जिंदा रहना है तो हमें साथ रहना होगा और साथ रहना सीखना होगा, क्योंकि अगर हम साथ नहीं रहे तो हम एक एक करके खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि सभी मिलकर साथ रहेंगे ताकि सभी लोग जिंदा रहें। तभी हमें सुन के पति जिन वॉन का प्रोटेक्टिव साइड भी एक बार फिर से देखने के लिए मिलता है। पहली नजर में उसका बर्ताव काफी कंट्रोलिंग और टॉक्सिक सा लग सकता है, लेकिन आप सोच कर देखो कि आपकी पत्नी 50 ऐसे लोगों के बीच में फंस गई है जो कि आपको जानते तक नहीं है, ना ही आपकी भाषा समझते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप प्रोटेक्ट करोगे ही करोगे। लेकिन धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि वो सिर्फ वही हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा था जो कि उसके हिसाब से सुन को हर मुसीबत से बचा सके। और जैसे इस शो के हर एपिसोड में हर चीज में लेयर्स छिपी हुई हैं, वैसे ही वॉन के कैरेक्टर को भी सिर्फ ऊपर से देखकर जज नहीं करा जा सकता, जिसके साथ ही 5वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत एक बहुत बड़े शॉक के साथ होती है। अचानक से वॉन जो होता है वो माइकल के ऊपर हमला कर देता है, और कैंप में किसी को भी समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वॉन इंग्लिश नहीं बोलता और बाकी लोग कोरियन नहीं समझते, इसलिए कोई भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। माइकल बार बार सबको समझाता है कि उसने बिल्कुल भी वॉन को प्रोवोक नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सब सिर्फ इतना कह रहे होते हैं कि वॉन ने माइकल को मारने की कोशिश करी थी, और इसलिए प्रिकॉशन के तौर पर वॉन को हैंडकफ्स पहना दिए जाते हैं जब तक असली वजह पता न चल जाए। और ये हैंडकफ्स वही थे जो कि केट को लगाए गए थे फ्लाइट के अंदर। खैर फ्लैशबैक में हमें वॉन और सुन की लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है। दोनों का रिश्ता शुरुआत में सीक्रेट होता है, क्योंकि सुन को लगता है कि उसके अमीर और पावरफुल पिता कभी भी वॉन जैसे सिंपल और काम करने वाले लड़के को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उनको भाग जाना चाहिए। लेकिन वॉन इतना सीधा था कि वो सुन को सिर्फ एक फूल ही गिफ्ट कर पाता था। लेकिन सबको हैरान करते हुए सुन के पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉन ने उनको मनाया था, लेकिन शर्त थी कि वॉन को उनके लिए काम करना पड़ेगा। अब कुछ साल बाद हमको ये दिखाया जाता है कि वॉन रोज ही काम से खून से लथपथ घर लौटता था। शो सीधा नहीं बताता कि वो क्या करता है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि वॉन जो है वो सुन के पिता के लिए बहुत ही खतरनाक और हिंसा भरा काम कर रहा था। अब सुन जो है वो बार बार वॉन से पूछती है कि आखिरकार वो काम क्या करता है, लेकिन वॉन हर बार चुप रह जाया करता। उसके चेहरे से साफ दिखाई देता था कि वो सिर्फ सुन को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस अच्छी जिंदगी की कीमत बहुत भारी पड़ रही थी। मतलब कि लंबी ड्यूटी, खून भरा काम और सुन से बढ़ती दूरियां, और ये सब धीरे धीरे उनके रिश्ते को तोड़ रही
थी। आखिरकार सुन इतनी परेशान हो जाती है कि वो सीक्रेटली वॉन को छोड़कर भागने का प्लान बना लेती है। अब जब एयरपोर्ट पर ये सेम फ्लाइट बोर्ड करने वाले थे तो वहां पर वो भागने वाली थी क्योंकि बाहर एक कार आने वाली थी। तो वो एक बार फिर से वॉन को देखती है और उसके हाथ में उसे वही फूल दिखाई देता है और सुन को याद आता है कि उसके अंदर अभी भी वही पुराना सीधा साधा और प्यार करने वाला वॉन कहीं ना कहीं जिंदा था और बस वो अपने ससुर की अप्रूवल पाने के चक्कर में ही खुद को खो चुका था। और इसी प्लानिंग के दौरान सुन ने सीक्रेटली इंग्लिश भी सीख ली थी। खैर प्रेजेंट टाइम में वो माइकल के पास जाकर उससे इंग्लिश में बात करती है और माइकल ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड रह गया था। तब सुन बताती है कि वॉन इसलिए गुस्सा हुआ था और उसको मारा था क्योंकि माइकल के हाथ में जो वॉच थी वो असल में सुन के पिता की थी और माइकल को ऐसा लगा कि शायद से उसने वो घड़ी चुराई है। बेसिकली ये ऑनर की बात थी। अब माइकल जो होता है वो गुस्से में जाकर वॉन को ये समझाता है कि उसको ये वॉच जो थी वो सामान के अंदर मिली थी और उसका चोरी करने का इरादा नहीं था। वैसे भी उसके हिसाब से इतनी महंगी घड़ी को वहीं बीच पर छोड़ देना या फिर मलबे में छोड़ देना ठीक नहीं लग रहा था, जबकि इस आइलैंड पर वक्त की वैसे भी कोई कीमत नहीं थी। खैर इसी एपिसोड में सर्वाइवर्स एक और बड़ा फैसला लेते हैं। सवाल ये था कि बीच पर ही रहा जाए या फिर जंगल के अंदर वाली केव्स जहां पर पानी का स्रोत था वहां पर शिफ्ट हुआ जाए। जैक का मानना था कि केव ज्यादा सेफ रहेंगी क्योंकि वहां पर फ्रेश पानी भी है और धूप से बचने के लिए शेल्टर भी। लेकिन कुछ लोग बीच छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि अगर कोई शिप या फिर रेस्क्यू टीम वहां से गुजरी तो बीच पर रहने वाले लोगों को देखना ज्यादा आसान रहेगा। अगर वो अंदर रहे तो किसी को पता नहीं लगेगा कि वहां पर कोई रह रहा है। एपिसोड के एंड में जॉन लॉक को चार्ली की ड्रग एडिक्शन के बारे में पता लग जाता है। लॉक चार्ली से कहता है कि अगर वो सच में अपनी एडिक्शन से छुटकारा पाना चाहता है तो अपना बचा हुआ सारा ड्रग्स का स्टैश वो उसके हवाले कर दे। लॉक कहता है कि ये आइलैंड तुम्हें अपने अंधेरे से बाहर निकलने का एक मौका दे रहा है, लेकिन उसके लिए सैक्रिफाइस तुम्हें अपनी मर्जी से करना होगा। और बदले में वो वादा करता है कि अगर चार्ली ड्रग्स छोड़ देगा तो वो उसकी खोई हुई गिटार ढूंढने में हेल्प करेगा। चार्ली थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन लॉक उसको सिर्फ एक बात कहता है कि ऊपर देखो। और चार्ली की जिंदगी बदलने का सफर यहीं से शुरू हो गया था, जिसके साथ ही छठा एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। सिंपल सी बात थी कि ऊपर उसका गिटार वहीं पर पड़ा हुआ था, यानी कि आइलैंड आपको सब कुछ देगा लेकिन आपको विलिंगली सैक्रिफाइस करना होगा। अब सातवां एपिसोड जो है वो फोकस करता है चार्ली के ऊपर। उसकी ड्रग विड्रॉल जो है वो बुरी तरह से शुरू हो चुकी थी। जॉन लॉक उसे इस मुश्किल वक्त से निकालने की कोशिश कर रहा था। वो अपना गिटार तो बजा रहा होता है लेकिन उसको फिर भी विड्रॉल सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं। खैर चार्ली बार बार लॉक से अपने ड्रग्स वापस मांग रहा होता है लेकिन लॉक उससे एक अजीब डील करता है। वो कहता है कि अगर चार्ली 2 और बार ड्रग्स मांगेगा तो वो बिना किसी रोक टोक के उसको वापस दे देगा। अब पहली नजर में थोड़ा सा क्रूअल लगता है। चार्ली ये भी कहता है कि लॉक उसके ड्रग्स को सीधा फेक क्यों नहीं देता, उसको टेम्प्ट क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यही तो बात थी। लॉक कहता है कि वो उसकी टेम्पटेशन को ही खत्म करना चाहता है ताकि अगर ड्रग्स उसके सामने भी हो तब भी वो उसका इस्तेमाल ना करे। लेकिन लॉक समझाता है कि अगर वो खुद ड्रग्स फेंक देगा तो वो चार्ली का डिसीजन नहीं होगा और जब तक चार्ली अपनी मर्जी से सही चॉइस नहीं करेगा तब तक वो अंदर से कभी मजबूत नहीं बन पाएगा, यानी कि इस ग्रुप का मेन हिस्सा नहीं बनेगा। लॉक कहता है कि इंसान को उसकी चॉइसेस डिफाइन करती हैं, सिर्फ उसके इंस्टिंक्ट्स नहीं। अब इसी दौरान लॉक चार्ली को एक मौत का कुकून भी दिखाता है। वो बताता है कि अगर कोई बाहर से इस कुकून को तोड़कर मौत की हेल्प करे, जो कि वो कर सकता है, तो शायद वो बाहर तो आ जाएगा लेकिन उसके पंख कभी इतने मजबूत नहीं बनेंगे कि वो उड़ सके और यहाँ वाइल्ड में सरवाइव कर सके और संघर्ष ही उसे ताकत देगा। लॉक फिर एक और दिलचस्प बात बोलता है कि लोग हमेशा बटरफ्लाइज की तारीफ करते हैं लेकिन मौत ज्यादा मजबूत और तेज होते हैं। ये कंपैरिजन सीधा चार्ली की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन चार्ली की दिक्कत सिर्फ ड्रग्स नहीं थी। उसे हमेशा लगता है कि कैंप में कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। हर मुश्किल वक्त में लोग उसको साइड कर देते हैं जैसे कि वो किसी काम का ना हो और धीरे धीरे उसको लगने लगता है कि शायद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब तभी फ्लैशबैक में हमें चार्ली के म्यूजिक करियर की कहानी दिखाई जाती है। अपने बैंड में असल में उसको हमेशा लगता था कि उसका बड़ा भाई लियाम जो है वो सारी अटेंशन ले रहा है, लड़कियां भी उसके पास रहती हैं और धीरे धीरे लियाम ही बैंड का स्टार बनता जा रहा था और चार्ली हमेशा उसकी परछाई बनकर रह जाया करता। इसी दौरान चार्ली ने अपने भाई को देखकर ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे इस रास्ते पर लाने में लियाम का भी बड़ा हाथ था। जब बैंड सक्सेसफुल हुआ तो लियाम ने चार्ली से प्रॉमिस किया था कि अगर कभी चीजें कंट्रोल से बाहर जाएंगी तो दोनों भाई साथ में सब कुछ छोड़ देंगे। लेकिन वक्त बदलता है, बैंड टूट जाता है और चार्ली दोबारा लियाम के पास जाकर बैंड को वापस शुरू करने की बात करता है। लेकिन जब लियाम उसके ड्रग एडिक्शन को लेकर उसको जज करता है तो चार्ली फट पड़ता है। वो कहता है कि तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया, जिस आदमी ने मुझे इस रास्ते पर लाया था और आज वही मुझको जज कर रहा है। खैर प्रेजेंट टाइम में चार्ली का गुस्सा जैक पर भी निकलता है। वो जैक से शिकायत करता है कि कैंप में कोई भी उसको इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस नहीं देता और इसी बहस के दौरान केव का एक हिस्सा अचानक गिर जाता है और जैक अंदर फंस जाता है। और आपको याद होगा कि कुछ लोग जो थे वो उसी झरने के पास केव्स में रहने चले गए थे, तो उनमें से यहाँ पर जैक और चार्ली भी थे। खैर अब चार्ली जो था वो कैंप का सबसे पतला व्यक्ति होता है, इसलिए वही सिर्फ उन छोटी जगहों से अंदर जा सकता था और वो बिना सोचे समझे जैक को बचाने के लिए केव के अंदर घुसता है। लेकिन अंदर जाते ही केव और भी ज्यादा पतली हो जाती है और इसी बीच चार्ली को वही मौत दिखाई देता है और उसको समझ में आता है कि जहाँ पर मौत पहुंच सकता है वहां पर कहीं ना कहीं बाहर निकलने का रास्ता होगा। चार्ली अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसी रास्ते को फॉलो करता है और आखिरकार जैक के साथ बाहर निकल आता है। कैंप के लोग उसकी तारीफ करते हैं और जिंदगी में शायद पहली बार चार्ली को वो रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन मिल रही थी जिसकी हमेशा उसको तलाश थी और उसका कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाता है। अब इसके बाद फाइनली चार्ली जो होता है वो तीसरी और आखिरी बार लॉक से अपने ड्रग्स को मांगता है। लॉक सोचता है कि चार्ली हार मान चुका है और वो काफी डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन चार्ली उस ड्रग्स के पैकेट को लेकर सीधा आग के पास आता है जहां पर खाना पक रहा था और बिना एक पल सोचे समझे उसको आग में फेंक देता है। यानी कि उसने ड्रग्स को नहीं बल्कि खुद की जिंदगी को चुन लिया था और इसी के साथ चार्ली अपनी नई जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। और उधर सईद का फ्रेंच डिस्ट्रेस सिग्नल को ट्रायंगुलेट करने वाला प्लान भी काम कर गया था, लेकिन जैसे ही वो सिग्नल की लोकेशन तक पहुंचने वाला होता है कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और इसी के चलते सईद वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके साथ ही 7वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 8वां एपिसोड फोकस करता है सॉयर के पास्ट पर। फ्लैशबैक में हमको पता चलता है कि प्लेन क्रैश से पहले सॉयर एक कॉनमैन हुआ करता था, यानी कि प्रोफेशनल फ्रॉड था। वो अमीर और शादीशुदा औरतों को अपने प्यार के जाल में फंसाया करता और उनसे उनके हस्बैंड का पैसा किसी फेक ऑयल बिजनेस में इन्वेस्ट करवाकर लूट लेता। और प्रेजेंट में भी सॉयर की आदतें बिल्कुल नहीं बदली थी। इस बार वो शैनन का एस्थमा इनहेलर छुपा देता है और उससे बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है, इनफैक्ट शायद से इंटीमेसी के रूप में। जब जैक उससे इनहेलर मांगता है तो सॉयर साफ कह देता है कि बीच पर हर चीज उसकी प्रॉपर्टी है और उसे अपनी चीजों की हिफाजत करने का पूरा हक है। इसी बीच सईद ये बताता है कि आर्मी में वो एक इंटेरोगेटर हुआ करता था। जब सॉयर किसी भी तरह इनहेलर की लोकेशन बताने से मना कर देता है और तब जैक मजबूरी में सईद को उसे इंटेरोगेट करने की परमिशन देता है। वैसे पिछले एपिसोड में जिसने सईद पर पीछे से हमला किया था उसका राज अभी तक नहीं खुला था, इसलिए सईद जो था वो अलग अलग लोगों पर शक कर रहा था, जिनमें जॉन लॉग भी शामिल होता है। उसका मानना है कि जिसने भी उस पर हमला किया था शायद वो आइलैंड से बाहर नहीं जाना चाहता। इंटेरोगेशन के दौरान सईद बैम्बू की पतली लकड़ियां सॉयर के नाखूनों के पीछे घुसा देता है ताकि वो सच बोल दे। अब काफी दर्द सहन करने के बाद आखिरकार सॉयर टूट गया था, लेकिन उसका सच जानकर सबको हैरानी होती है। उसके पास कभी इनहेलर था ही नहीं, तो फिर उसने इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? इसका जवाब उसके पास्ट में छुपा हुआ था। अब इस एपिसोड में केट सॉयर के पास हमेशा रहने वाले एक लेटर के बारे में पूछती है। पहले लगता है कि लेटर किसी ने सॉयर को भेजा था, लेकिन सच कुछ और ही होता है। ये लेटर असल में खुद सॉयर ने लिखा था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब सॉयर सिर्फ 8 या 9 साल का था तब एक फ्रॉड ने उसके माँ बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस कॉन मैन ने उसकी माँ को रोमांटिक स्कैम में फंसा दिया। अब सच सामने आने के बाद में सबसे पहले सॉयर के पिता ने गुस्से में आकर उसकी माँ को गोली मारी और फिर खुद को भी खत्म कर लिया और उस दिन सॉयर की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। विच एक्सप्लेन्स कि वो ऐसे कॉनमैन वाली चीजें क्यों करता रहता था। बचपन से ही उसने कसम खा ली थी कि एक दिन वो उस कॉनमैन को ढूंढकर उसको खत्म करेगा और इसी इरादे से उसने वो लेटर लिखा था ताकि उसको हमेशा याद रहे कि उसे क्या करना है। लेकिन वक्त के साथ बदला लेने के चक्कर में सॉयर खुद भी वही बन गया जिससे कि वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसने कॉनमैन की तरह लोगों को ठगना शुरू किया और इतना ही नहीं, उसने उसी आदमी का नाम भी अपनाया था जो कि था सॉयर, यानी कि उसकी माँ को फंसाने वाला आदमी सॉयर ही था। अब एक फ्लैशबैक में वो एक और कपल को ठगने वाला होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उनके छोटे बच्चे पर पड़ती है वो अपना प्लान बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको देखकर अपनी जिंदगी याद आ गई थी और वो नहीं चाहता था कि किसी और बच्चे की जिंदगी उसकी तरह खराब हो जाए। इसी वजह से सॉयर हमेशा लोगों के साथ बुरा बर्ताव करता। वो खुद को एक बुरा इंसान मानता था और इसलिए चाहता था कि दुनिया भी उसको वैसे ही देखे, उससे नफरत करे। अंदर से वो अपने पास्ट के बोझ को उठाए घूम रहा था। प्रेजेंट में चार्ली क्लेयर के और करीब आने की कोशिश कर रहा होता है। जब क्लेयर कहती है कि उसका पीनट बटर खाने का बहुत मन कर रहा है तो चार्ली सीधा हर्ली के पास पहुंच जाता है। उसको लगता है कि शायद से हर्ली ह्यूगो जरूर कहीं ना कहीं खाना छुपाकर बैठा होगा। अब हर्ली मजाक में कहता है कि लोग सिर्फ इसलिए उस पर शक करते हैं क्योंकि वो मोटा है और उसके पास कोई भी सीक्रेट फूड स्टैश नहीं है। क्लेयर को उदास देखकर चार्ली एक प्यारा सा आइडिया निकालता है। वो उससे कहता है कि आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम दुनिया की सबसे टेस्टी पीनट बटर खा रही हो। क्लेयर भी उसकी बातों में खो जाती है और दोनों के बीच एक बहुत ही क्यूट और इमोशनल मोमेंट बन जाता है। अब एपिसोड के एंड में सईद को एहसास होता है कि उसने फिर से किसी को टॉर्चर करके अपने आप से किया हुआ एक पुराना वादा तोड़ दिया और इसी गिल्ट की वजह से वो ग्रुप से कुछ वक्त के लिए दूर जाने का फैसला करता है। अब उसका नया मिशन है आइलैंड का मैप बनाना, साथ ही साथ उस मिस्टीरियस 16 साल पुराने
फ्रेंच डिस्ट्रेस सिग्नल का असली सोर्स ढूंढना, जिसके साथ ही 8वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 9वां एपिसोड फोकस करता है सईद के ऊपर। पिछले एपिसोड के अंत में वो ग्रुप से अलग होकर आइलैंड का मैप बनाने और 16 साल पुराने फ्रेंच डिस्ट्रेस सिग्नल का सोर्स ढूंढने निकल गया था। अब जंगल में चलते हुए सईद एक केबल को देखता है जो कि रेत के अंदर से निकलकर एक तरफ समुद्र की ओर जा रही थी और दूसरी तरफ आइलैंड के अंदर। वो बहुत संभल कर आगे बढ़ता है। अब तभी उसे वहां एक ट्रिप वायर दिखाई देती है जिससे वो बचकर निकल जाता है। उसको लगता है कि शायद ये कोई ट्रैप था, लेकिन असली ट्रैप तो उसके बाद ही था। अचानक एक और जाल एक्टिव होता है और सईद बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक अजीब सी लेडी खड़ी हुई थी जो कि सबसे पहले उससे एक सवाल पूछती है कि एलेक्स कहाँ पर है। सईद बार बार समझाता है कि वो किसी एलेक्स को नहीं जानता। धीरे धीरे उस लेडी को भी एहसास होता है कि शायद वो सच बोल रहा है। बातों ही बातों में वो हैरानी से पूछती है कि 16 साल, क्या वाकई इतना वक्त गुजर चुका है? उसका दिमाग भी इतने सालों की तन्हाई की वजह से काफी हद तक बिखर चुका था। वो सईद की कहानी पर तभी यकीन करती है जब सईद उस फोटो में दिख रही लेडी के बारे में सच बताता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि आपको 16 साल सुनकर समझ में आ गया होगा कि ये वही फ्रेंच वुमेन है जो कि 16 साल पहले से यहाँ पर ये सिग्नल भेज रही थी, और इस फ्रेंच वुमेन का नाम होता है डैनियल रूसो। सबसे बड़ी बात कि सईद के पास में एक लेडी की फोटो थी और सईद की कहानी पर वो तब यकीन करती है जब सईद उस फोटो में दिख रही लेडी के बारे में सच बताना शुरू करता है। इस लेडी का नाम था नाडिया। फ्लैशबैक से पता चलता है कि नाडिया को एक आर्मी ने पकड़ लिया था और सईद को उसे इंटेरोगेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ये उनकी पहली मुलाकात नहीं होती। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नाडिया और सईद एक ही स्कूल में पढ़ते थे और बचपन से ही उनके बीच एक अलग कनेक्शन था। अब इंटेरोगेशन के दौरान भी नाडिया कभी अपने साथियों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। धीरे धीरे सईद को उससे प्यार हो जाता है और आखिर में सईद एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो एक गार्ड को गोली मारता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है ताकि सबको लगे कि नाडिया भाग निकली और सईद भी उस हमले का शिकार हुआ। अब नाडिया यहाँ पर चाहती थी कि सईद भी उसके साथ चले, लेकिन इसके लिए सईद मना कर देता है। अब उसका कहना था कि अगर सईद आर्मी छोड़कर भाग गया तो उसके परिवार को वो लोग खत्म कर देंगे, इसलिए दोनों को अलग होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सईद ने नाडिया को बचा लिया था। उधर बीच पर हर्ली सबका मूड हल्का करने की कोशिश कर रहा था। हर तरफ सिर्फ टेंशन और उदासी थी, इसलिए वो सबके लिए एक छोटा सा गोल्फ कोर्स बना देता है। शुरुआत में जैक को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको लगता है कि ऐसे वक्त में गेम्स खेलना सही नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद भी गोल्फ को खेलने लगता है और धीरे धीरे कैंप के बाकी लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब चाहिए कुछ देर के लिए था, लेकिन फिर भी ठीक बात थी। अब सभी अपनी परेशानियां भूलकर मुस्कुरा देते हैं। इस एपिसोड में केट सॉयर को भी समझाती है कि अगर वो हर वक्त सबसे लड़ता रहेगा तो उसकी जिंदगी और मुश्किल होगी और कब किसकी हेल्प की जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए दुश्मन कम और दोस्त ज्यादा बनाने बेहतर होते हैं। एपिसोड के एंड में वो मिस्टीरियस लेडी यानी कि डैनियल सईद को आजाद कर देती है और अब उसको यकीन हो चुका था कि सईद उसके लिए कोई खतरा नहीं था। जाते जाते वो सईद को एक और अजीब बात बोलती है। उसका कहना था कि जंगल में अक्सर फुसफुसाहट जैसी आवाजें यानी कि विस्पर सुनाई देती रहती हैं। पहले सईद को लगता है कि इतने सालों की तन्हाई की वजह से उस लेडी का दिमाग उसके साथ खेल रहा है। एंड इट एक्सप्लेन्स कि क्यों डैनियल को ऐसा एहसास हुआ था कि शायद सईद जो है वो रियल है भी या फिर नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जब सईद वापस से कैंप की तरफ लौट रहा होता है तो वो खुद भी जंगल के अंदर से उन्हीं मिस्टीरियस आवाजों को सुनने लगता है, जिसके चलते उसका दिमाग खराब हो गया था, जिसके चलते 9वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 10वां एपिसोड फोकस करता है क्लेयर के ऊपर। क्लेयर को लगातार एक ही तरह के डरावने नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं और हर सपने में कोई उसके होने वाले बच्चे को उससे छीनने की कोशिश कर रहा होता है। इनफैक्ट उसने उसके हाथ पर कुछ खरोच के निशान भी दिए थे। वो इतनी बुरी तरह डर जाती है कि उसको यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ नॉर्मल सपने नहीं हैं। अब जैक हमेशा की तरह इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है। उसका मानना है कि प्रेगनेंसी और स्ट्रेस की वजह से क्लेयर को ऐसे डरावने सपने आ रहे होंगे, लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानती। लेकिन चार्ली जो होता है वो उसकी बात को मान नहीं रहा था। वो यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। चार्ली को पूरा यकीन होता है कि क्लेयर जो देख रही है उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। जब जैक कहता है कि ये सिर्फ नाइटमेयर हो सकते हैं तो चार्ली उस पर ही गुस्सा हो जाता है। उसके हिसाब से क्लेयर इतनी डरी हुई एक्टिंग नहीं कर सकती। फ्लैशबैक में हमें क्लेयर की प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन दिखाए जाते हैं। पहले तो अपने बॉयफ्रेंड के सामने वो खुद ही बच्चा रखने को लेकर अनश्योर थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसको समझाता है कि दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे और इसलिए क्लेयर बच्चा रखने का फैसला कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो उसके बॉयफ्रेंड के सामने रियलिटी हिट होती है। उसका बॉयफ्रेंड चेंज होने लगता है। उसको लगने लगता है कि बच्चा होने से उसके सपने और करियर दोनों खत्म हो जाएंगे और आखिर में वो क्लेयर को अकेला छोड़कर चला जाता है। बिल्कुल सेल्फिश इंसान था वो बेचारी क्लेयर। तभी अपनी कंफ्यूजन के बीच में क्लेयर एक साइकी के पास जाती है। वो उसका फ्यूचर देखने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसका बर्ताव चेंज हो गया था। वो क्लेयर के पैसे तक वापस लौटा देता है।
वो क्लेयर को कहता है कि क्लेयर का फ्यूचर इतना डार्क होने वाला है कि वो उसके बारे में और देखना ही नहीं चाहता, यानी कि उसके बेबी के बारे में भी कुछ बात थी। कुछ दिनों बाद वही साइकिक बार बार क्लेयर को फोन करता है और वो उससे सिर्फ एक ही बात कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बच्चे को अपने पास ही रखना, और अगर तुमने इसे किसी और को दे दिया तो ये बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। क्लेयर पहले उसकी बात को नजरअंदाज करती है, उसको लगता है कि ये आदमी पागल है, लेकिन आखिरकार वो साइकिक की बात मान लेती है। अब साइकिक जो था वो उसके लिए एक कपल अरेंज करता है जो कि लॉस एंजल्स में उसके बच्चे को अडॉप्ट करने वाले होते हैं, और इसी वजह से क्लेयर ओशियानिक 815 फ्लाइट में बैठी थी। और आप यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार साइकिक जो था उसने पहले ये बात कही थी कि क्लेयर को बच्चा खुद रखना होगा, लेकिन बाद में उसने ही एक कपल को अरेंज क्यों किया जो कि लॉस एंजल्स में बच्चे को अडॉप्ट करने वाले थे। तो उसने यहाँ पर क्लेयर का फ्यूचर देख लिया था। उसको पता था कि क्लेयर को इसी फ्लाइट में बैठाना होगा और तभी वो आइलैंड के ऊपर क्रैश होगी, जिसके चलते इस बच्चे का आइलैंड पर पहुंचना बहुत जरूरी था। लेकिन ऐसा क्यों था इसके बारे में साइकिक ने उसको नहीं बताया था, और ना ही हमको अभी कोई आइडिया है। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में आइलैंड पर क्लेयर को अचानक एहसास होता है कि शायद उस साइकिक ने प्लेन क्रैश को पहले ही देख लिया होगा, इसलिए उसने उसको यहाँ बोर्ड करवाया। उधर हम हर्ली को देखते हैं जिसका रियल नेम हमको पता चलता है जो कि था ह्यूगो, लेकिन हम इसको हर्ली ही बुलाएंगे। एनीवेज कैंप के बाकी सब लोगों की वो काउंटिंग कर रहा होता है ताकि पता चल सके कि सभी सर्वाइवर सेफ हैं या फिर नहीं। तब बून उसको एक आइडिया देता है। वो ये कहता है कि सर्वाइवर्स की लिस्ट को वो प्लेन के फ्लाइट मैनिफेस्ट से मैच करके देखे, और जब हर्ली ऐसा करता है तो एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आती है। कैंप के अंदर एक ऐसा आदमी भी था जिसका नाम फ्लाइट मैनिफेस्ट में था ही नहीं, और उस आदमी का नाम होता है ईथन। ईथन फ्रॉम से लॉस्ट में कैसे आ गया। एनीवेज एपिसोड के बिल्कुल एंड में ईथन क्लेयर और चार्ली के पास आता है। उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते, वो उनसे कुछ बोल भी रहा होता है, और इसी के साथ में 10वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ, यहाँ पर ये वो ईथन नहीं है जो आप सोच रहे हो, कंफ्यूज मत हो जाना। और कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि माइकल जो है वो बॉयड जैसा लग रहा है, तो जी हाँ गाइस, ये हमारा ओजी बॉयड ही है, लेकिन जवान है। 11वें एपिसोड की शुरुआत में हम जैक और जॉन लॉक को देखते हैं। चार्ली और क्लेयर को ढूंढने के लिए वो जंगल में निकल गए थे। जैक बिना रुके उनका पीछा करता रहता है, चाहे उसके लिए कितना भी खतरा क्यों ना हो। लॉक उसको समझाता है कि इस आइलैंड पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है और वो है जैक। अगर जैक को कुछ हो गया तो बाकी सर्वाइवर्स की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए लॉक चाहता था कि जैक वापस कैंप चला जाए और अननेसेसरी रिस्क ना ले, लेकिन जैक किसी भी हाल में चार्ली और क्लेयर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जैक हर किसी को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों रहता था। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर उसको बताती है कि उसके पिता ने शायद से शराब पीकर नशे में सर्जरी करी है। उसने नोटिस किया था कि ऑपरेशन के दौरान उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैक के पिता इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि पेशेंट की कंडीशन ही बहुत खराब थी। अब जैक ये पूछता है कि अगर सब कुछ ठीक था तो सर्जरी के बीच हॉस्पिटल ने उसको क्यों बुलवाया है। तब उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता। आखिरकार पेशेंट खत्म हो जाता है और बाद में जैक के पिता उससे एक रिपोर्ट पर साइन करने के लिए कहते हैं ताकि उनकी गलती को सिर्फ एक हादसा दिखाया जा सके और उनका करियर बच जाए। बाद में जैक को पता चलता है कि जो पेशेंट खत्म हुई थी वो प्रेग्नेंट थी। उसने पहले साइन कर दिए थे और ये बात उसको अंदर तक हिला देती है। अब जब मेडिकल बोर्ड के सामने स्टेटमेंट देने का टाइम आता है तो इस बार जैक सच बोलने का फैसला करता है। वो बताता है कि उसके फादर सर्जरी के वक्त अपनी कंडीशन में नहीं थे, यानी कि उन्होंने शराब पी रखी थी और उनकी ही गलती की वजह से पेशेंट की जान गई। इसी फ्लैशबैक से समझ आता है कि जैक बचपन से ही अपने पिता की गलतियों का बोझ उठाता आ रहा था और इसलिए उसकी माँ बार बार बोल रही थी कि अपने पिता को वापस लेकर आओ। शायद इसी वजह से आज भी वो हर किसी को बचाना अपनी जिम्मेदारी समझता है। अब प्रेजेंट टाइम में चार्ली और क्लेयर की तलाश जारी रहती है। थोड़ी देर के बाद में उन्हें जंगल में दो अलग अलग ट्रेल्स मिलते हैं, इसलिए जैक और लॉक भी अलग अलग दिशाओं में सर्च करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान जैक का सामना ईथन से हो जाता है। अब ईथन उसको सीधी वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं उन दोनों में से किसी एक को खत्म कर दूंगा। लेकिन जैक उसकी धमकी को इग्नोर करके सर्च जारी रखता है, यानी कि यहाँ पर वो क्लेयर और चार्ली की बात कर रहा था। ईथन यहाँ काफी खतरनाक इंसान दिखाया गया है। खैर कुछ ही देर के बाद में चार्ली एक पेड़ से लटका मिलता है और उसकी सांसें रुक गई थी। जैक तुरंत उसको नीचे उतारकर सीपीआर देना शुरू करता है। केट उसको रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसको लगता है कि अब काफी देर हो गई है, लेकिन जैक हार नहीं मानता। उसके चेहरे पर वही दर्द साफ दिख रहा था जो कि हर बार किसी पेशेंट को खोते वक्त होता है। मतलब कि यहाँ चार्ली की मौत के लिए भी वो खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। और फिर अचानक से चमत्कार होता है। चार्ली अचानक सांस लेना शुरू कर देता है, यानी कि जैक ने उसे वापस जिंदा कर दिया था और केट उसको गले लगा लेती है। दूसरी ओर जॉन लॉक और बून सर्च के दौरान एक और अजीब चीज को डिस्कवर करते हैं। लॉक जब जमीन पर पैर मारता है तो नीचे से धातु जैसी खाली आवाज आती है, जैसे कि मिट्टी के नीचे कोई बहुत बड़ी मेटल की चीज दबी हुई हो। लेकिन ये क्या था, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था, जिसके साथ ही 11वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।
12वां एपिसोड शुरू होता है सॉयर और केट को दिखाते हुए। दोनों जंगल में घूमते घूमते एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं और वहां पर स्विमिंग करने का फैसला करते हैं। दोनों के बीच में आकर्षण साफ नजर आ रहा था, लेकिन उनका ये पल तब खराब हो जाता है जब पानी के नीचे उन्हें 2 सड़ी हुई लाशें दिखाई देती हैं। अब उन्हीं के पास एक ब्रीफ केस भी था जिसे देखते ही केट उसे हर हाल में हासिल करना चाहती थी। अब सॉयर को ये बात काफी सस्पिशियस लगती है, इसलिए वो ब्रीफ केस देने से मना करने लगता है और कहता है कि पहले केट ये बताएगी कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा क्यूरियस हो रही थी, डेस्परेट हो रही थी। अब केट उसे सच बताने से इनकार कर देती है और बार बार ब्रीफ केस चुराने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। आखिर में वो जैक के पास जाती है और उससे सॉयर से ब्रीफ केस लाने के लिए कहती है। जैक भी अब एक शर्त रखता है कि अगर वो ब्रीफ केस लाएगा तो केट उसको सच बताएगी कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि अब तक वो सच नहीं बोल रही थी। अब दोनों मार्शल की लाश से उस ब्रीफ केस की चाबी निकालने जाते हैं और वहां पर केट चालाकी से जैक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है कि वॉलेट के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैक उसकी ट्रिक को पकड़ लेता है। आखिरकार जब ब्रीफकेस खुलता है तो उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा टॉय एयरप्लेन था। जैक हैरान रह जाता है और केट से पूछता है कि खिलौने के लिए उसने इतना सब ड्रामा किया। पहले केट झूठ बोलती है कि ये उस आदमी का था जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन जब जैक बार बार सच पूछता है तो वो रोते हुए मान लेती है कि ये उस आदमी का है जिसे उसने खुद खत्म किया था, यानी कि उस आदमी का जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन उसने उसको खत्म कर दिया। फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि केट एक बैंक रॉबरी का हिस्सा थी। पहली नजर में लगता है कि वो अपने गैंग के साथ मिलकर बैंक लूट रही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने अपनी गैंग को भी डबल क्रॉस किया। उसका असली टारगेट पैसा नहीं था, बल्कि बैंक के एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखा वही टॉय एयरप्लेन था। इसके लिए वो अपने ही साथियों को धोखा दे देती है। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस आदमी को केट ने खत्म किया वो कौन था, और उस टॉय एयरप्लेन की उसकी जिंदगी में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों थी। दूसरी ओर सईद जो होता है वो डैनियल रूसो के फ्रेंच नोट्स को समझने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो शैनन की हेल्प लेने लगता है, क्योंकि शैनन थोड़ी बहुत फ्रेंच जानती थी। शैनन पहले ही कहती है कि उसकी फ्रेंच परफेक्ट नहीं है, लेकिन सईद जल्दी से इम्पेशेंट होकर उसको यूजलेस बोल देता है। अब ये बात शैनन को बहुत बुरी लग जाती है और वो वहां से चली जाती है। एंड ट्रस्ट मी, शैनन इज वेरी ब्यूटीफुल। एनीवेज कुछ ही देर के बाद में वो खुद वापस लौट कर आती है। अब उसे बचपन की एक फ्रेंच राइम याद आती है जिसके वर्ड्स डैनियल के नोट से मैच कर रहे थे। इस तरह ट्रांसलेशन का काम दोबारा शुरू हो जाता है। बेसिकली ये एक सॉन्ग था। शो ये नहीं दिखाता कि सईद ने उससे माफी मांगी या फिर नहीं, लेकिन इतना जरूर समझ आ जाता है कि दोनों के बीच बातचीत फिर से नॉर्मल हो गई थी। वो होता है ना कई बार बिना कुछ कहे ही आंखों में इमोशंस पढ़ने के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो, बिल्कुल उस तरह से। दूसरी तरफ चार्ली अब भी क्लेयर को ना बचा पाने के गिल्ट में डूबा हुआ था। वो बिल्कुल चुपचाप रहने लगा था और किसी से बात भी नहीं कर रहा था। अब ईथन ने इन दोनों को किडनैप किया था, जिसके अंदर उसने चार्ली को तो लटका दिया, लेकिन जैक ने उसे बचा लिया, जिसके चलते यहाँ पर अभी तक क्लेयर मिली नहीं थी। और क्लेयर जो थी वो जंगल के अंदर भागी इसलिए थी क्योंकि जैक ने यकीन नहीं किया था कि उस पर किसी ने हमला किया था, और उसके पीछे चार्ली गया था, जिसके चलते ईथन को मौका मिल गया इन दोनों को कुछ ना कुछ करने का। लेकिन शायद से उसका मेन टारगेट यहाँ पर क्लेयर थी, क्योंकि चार्ली को उसने लटका दिया था हमला करके। खैर अब तभी रोज उसके पास आती है, जैसे कि एक समय पर जैक रोज के पास आया था। रोज चार्ली को समझाती है कि इस आइलैंड पर हर इंसान अपना कोई ना कोई दर्द लेकर जी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी जीना छोड़ दे। रोज फिर एक और इमोशनल बात बताती है। उसका मानना है कि उसका हस्बैंड अब भी जिंदा है, जबकि सबको लगता है कि वो प्लेन के उस हिस्से में था जो कि समुद्र में गिर गया। चार्ली ये सुनकर टूट जाता है और अपना दर्द बाहर निकाल देता है। तब रोज उसके लिए दिल से दुआ करती है और उसको हिम्मत देती है। ये छोटा सा पल चार्ली के लिए काफी जरूरी था, और यहीं से रोज के कैरेक्टर की असली खूबसूरती धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 13वें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सईद और शैनन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये बात शैनन के स्टेप ब्रदर बून को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जी हाँ, वो उसका स्टेप ब्रदर था। अब वो सईद को वार्निंग देता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे, लेकिन सईद को ये एक ऑर्डर जैसा लगता है। लेकिन बून बोलता है कि ये सिर्फ एक फ्रेंडली सजेशन है। अब फ्लैशबैक से पता लगता है कि बून जो है वो इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों है। अब सालों से वो शैनन को उसके खराब रिश्तों से बचाता आया था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब देखने के लिए मिलता है जब वो ऑस्ट्रेलिया तक उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि शैनन और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर बून को ही बेवकूफ बना रहे थे। और जब वही बॉयफ्रेंड बाद में शैनन को भी धोखा दे देता है, तब वो नशे की हालत में बून के पास लौट आती है और उससे ये कहती है कि वो मान ले कि वो उसे सिर्फ स्टेप ब्रदर की तरह नहीं बल्कि उससे सच्चा प्यार करता है। इनफैक्ट वो आपस में किस भी करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि शो पहले ही क्लियर कर देता है कि दोनों सिर्फ स्टेप सिबलिंग थे। उधर बून और लॉक उस मिस्टीरियस मेटल स्ट्रक्चर की खुदाई जारी रखते हैं। आखिर उनको पता चलता है कि वो असल में एक हैच है, लेकिन उस पर ना कोई हैंडल था और ना ही उसको खोलने का कोई तरीका था।
बून इस बात को शैनन से छुपाना नहीं चाहता था और उससे सब कुछ बताने की वो बात करता है, लेकिन लॉक को ये बात मंजूर नहीं थी और वो बून को वहीं बेहोश कर देता है। और जब बून होश में आता है तो वो बंधा हुआ था। अब लॉक उसके सामने एक चाकू फेंक कर उसको चैलेंज करता है कि अगर वो खुद को आजाद कर सकेगा तभी वो इस आइलैंड पर सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि उसके हिसाब से वो फिट नहीं था। साथ ही साथ वो कहता है कि बून को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। काफी देर तक बून खुद को छुड़ा नहीं पाता कि तभी उसे अचानक से शैनन के चीखने की आवाज आती है। अपनी बहन को बचाने की बेचैनी में वो पूरी ताकत लगाकर रस्सी तोड़ देता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। लेकिन उसके सामने एक डरावना मंजर होता है, क्योंकि जंगल का जो मॉन्स्टर था वो शैनन के ऊपर हमला कर देता है और उसको खत्म कर देता है। बून उसकी लाश को अपनी बाहों में उठाकर टूट जाता है और गुस्से में वो लॉक के पास वापस आता है और उस पर शैनन की मौत का इल्जाम लगाने लगता है। लेकिन तब लॉक उसको सच बताता है कि जो कुछ बून ने देखा था वो सब एक हेलुसिनेशन था। असल में शैनन पूरे वक्त सईद के साथ थी और बिल्कुल ठीक थी, और लॉक ने बून को जानबूझकर एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग दिया था ताकि वो अपने सबसे बड़े इमोशनल बोझ का सामना कर सके। बून को एहसास होता है कि जब उसने शैनन को मरा हुआ देखा तो उसी पर उसके अंदर से हमेशा उसका प्रोटेक्टर बने रहने का बोझ खत्म हो गया था। और लॉक का भी यही मानना था कि शैनन को बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उसका ये भी मानना था कि बून को ये एक्सपीरियंस होना जरूरी था, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो मेंटली चेंज हो पाएगा। जब बून उससे गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे ड्रग दिया था, तो लॉक शांत होकर जवाब देता है कि मैंने तुम्हें वो एक्सपीरियंस दिया जो कि इस आइलैंड पर तुम्हारे सर्वाइवल के लिए जरूरी था, और वो उतना ही रियल था जितना तुमने उसको माना। एपिसोड के एंड में सुन जो होती है वो अपना छोटा सा गार्डन बना रही थी और केट उसकी हेल्प कर रही होती है। अब इसी दौरान केट को पता चल जाता है कि सुन इंग्लिश बोल सकती है, समझ सकती है, और सुन ये जानकर तुरंत ही उससे इंग्लिश में रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज किसी को मत बताना, स्पेशली उसके हस्बैंड को, कि उसे इंग्लिश आती है। और अब केट मुस्कुराते हुए उसका ये राज अपने पास ही रखने का फैसला करती है। और अब इस आइलैंड पर माइकल के अलावा एक और इंसान था जो कि सुन के इस बड़े सीक्रेट के बारे में जानता था। और बस इसी के साथ में 13वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 14th एपिसोड का जो फोकस है वो माइकल और वॉल्ट के रिश्ते पर है। आइलैंड पर माइकल कितनी भी कोशिश कर ले, वॉल्ट बार बार जॉन लॉक के साथ ही वक्त बिताना पसंद करता था। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि आखिर वॉल्ट अपने पिता से इतना दूर क्यों हो गया। वॉल्ट की माँ अपना करियर बनाने के लिए एम्स्टरडैम शिफ्ट होना चाहती थी, जहाँ पर उसका अपने बॉस के साथ ही अफेयर शुरू हो गया था। अब माइकल उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि वो उसका बेटा है, वो उसको नहीं ले जा सकती। लेकिन उस वक्त माइकल के पास नौकरी नहीं थी, इसलिए वॉल्ट की कस्टडी आसानी से उसकी माँ को मिल जाती। सबसे बड़ी बात कि माइकल की बीवी जो थी वो एक लॉयर थी। अब माइकल मजबूर होकर सब कुछ देखता रह जाता है, जिसके बावजूद भी माइकल हार नहीं मानता। वो एम्स्टरडैम जाकर अपने बेटे से मिलना चाहता था, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। फिर भी वो वॉल्ट के लिए लगातार लेटर्स और ड्राइंग्स भेजता रहता था। कुछ समय बाद वॉल्ट की माँ वापस लौट आती है। पहले वो माइकल के मेडिकल बिल्स भर देती है और फिर ये बताती है कि वो अपने नए पार्टनर से शादी करने वाली है, जो कि वॉल्ट को लीगली अडॉप्ट भी कर लेगा और उसका नया पिता बनेगा। माइकल के पास इस फैसले को रोकने का कोई तरीका नहीं था, और सालों बाद वही आदमी माइकल के घर आकर ये बताता है कि वॉल्ट की माँ मर चुकी है और अब वो वॉल्ट की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। वो डरा हुआ था। वो एक और अजीब बात बोलता है कि वॉल्ट कुछ तो अलग है, और जब भी वॉल्ट बहुत ही ज्यादा इमोशनल या फिर गुस्से में होता है तो उसके आसपास अजीब और समझ से बाहर वाली चीजें होने लगती हैं, जिसके चलते ही उसकी माँ के साथ भी पक्का कुछ हुआ होगा। खैर, प्रेजेंट टाइम में माइकल का बस एक ही गोल था, किसी भी तरह वॉल्ट को इस आइलैंड से बाहर निकालना, और इसलिए वो एक राफ्ट बनाने का प्लान शुरू करता है। लेकिन वॉल्ट फिर से लॉक के साथ चला जाता है और माइकल के डांटने पर गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है। माइकल और लॉक उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं कि तभी उन्हें वॉल्ट की मदद के लिए चीखने की आवाज सुनाई देती है। एक बहुत ही गंदा सा पोलर बियर जो कि CGI से बनाया गया था, वो उस पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन माइकल जो होता है वो तभी वहां पहुंचकर पोलर बियर के मुंह पर कुछ वार करता है, जिससे कि वहां से वो भाग जाता है और वॉल्ट की जान बच जाती है। यानी कि एक पोलर बियर को तो ये मार चुके थे, लेकिन दूसरा भी यहाँ पर था, विच एक्सप्लेन्स कि साइलेंट के अंदर कुछ तो गड़बड़ थी। खैर, इस घटना के बाद माइकल वॉल्ट को वो सारे लेटर्स और ड्राइंग देता है जो कि उसने बचपन में उसके लिए लगातार भेजे थे, लेकिन उसकी माँ ने कभी उस तक वो पहुंचाए ही नहीं थे। तब वॉल्ट को पहली बार समझ में आता है कि उसका पिता कभी उसको नहीं भूला था, सारी गलती उसकी माँ की थी। माइकल ने हमेशा उससे प्यार किया और हर मुमकिन तरीके से उसके साथ जुड़े रहने की कोशिश करी थी, और दोनों के बीच का रिश्ता अब धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाता है। एपिसोड के अंत में बून और लॉक जंगल में हैच के आसपास घूम रहे थे और अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों इससे अलर्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई खतरा उनकी तरफ आ रहा होगा, लेकिन अगले ही पल सामने आती है बहुत ही शॉकिंग चीज। वहां पर आई थी क्लेयर, जो कि अब तक गुमशुदा थी। वो जिंदा वापस आ चुकी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि उसके साथ कुछ तो बहुत ही गलत किया था ईथन ने। और इसके साथ में 14वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब 15th एपिसोड की शुरुआत क्लेयर के वापस आने से होती है, लेकिन जब उसको होश आता है तो बहुत ही शॉकिंग चीज हुई थी। उसे ना किसी का चेहरा याद था और ना ही ये बात कि वो इस आइलैंड पर कैसे पहुंची। उसको लग रहा था कि इन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई थी। खैर, अब सबके सामने एक बहुत ही मुश्किल सवाल होता है कि क्या क्लेयर को उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच सच बता देना चाहिए ताकि उसकी मेमोरी वापस आ जाए, या फिर फिलहाल उसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए ताकि वो और ज्यादा ट्रॉमा में ना चली जाए। अब चार्ली हमेशा की तरह सबसे अलग रिएक्ट करता है। वो बाकी लोगों से कहता है कि डिस्कशन करने के बजाय क्लेयर के साथ वक्त बिताना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त उसे किसी अपने की जरूरत थी। बेसिकली वो हीरो बनना चाह रहा था। फ्लैशबैक में अब चार्ली का पुराना रूप देखने के लिए मिलता है, यानी कि बैंड खत्म होने के बाद में इंग्लैंड के अंदर वो अमीर और नशे में धुत लेडीज को अपनी बातों में फंसाकर उनके घर तक जाता था और फिर उनका सामान चुरा लिया करता। लेकिन अपनी आखिरी कॉन जॉब के दौरान उसका दिल चेंज हो जाता है। वो उस लेडी और उसके परिवार के करीब आ गया था। अब वो उस लड़की के पिता की जॉब ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेता है और पहली बार एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करता है। लेकिन ड्रग विड्रॉल की वजह से वो मीटिंग के अंदर ही वॉमिट कर देता है, यानी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। आखिर में जब उस लेडी को चार्ली की असली सच्चाई पता चलती है तो वो पूछती है कि उसने इतना सब कुछ क्यों किया, यानी कि यहाँ तक भी क्यों आया। तो चार्ली सिर्फ इतना कहता है कि मैं बस ये चाहता था कि तुमको ये लगे कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, और शायद इसी वजह से अब वो क्लेयर की भी हर मुमकिन तरीके से केयर करना चाहता था। लेकिन वो लेडी ये कहती है कि तुम कभी किसी की केयर नहीं कर पाओगे। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्लेयर ईथन की कैद से भाग आई थी, तो ईथन फिर से सामने आता है और चार्ली को धमकी देता है कि अगर क्लेयर उसके पास वापस नहीं आई तो वो सभी सर्वाइवर्स को एक एक करके खत्म कर देगा। और इस बार वो अपनी धमकी सच भी साबित कर देता है। वो कैंप के एक सर्वाइवर स्क्वाड को खत्म कर देता है और अब सबको समझ में आता है कि ईथन किसी भी हद तक जा सकता है। अब हम फाइनली ये देख पाते हैं कि सुन से बात करते हुए क्लेयर को याद आ गया था कि उसके साथ क्या हुआ था और ईथन ने उसको कैप्टिव करके रखा हुआ था और उसके साथ काफी कुछ गलत किया। और तभी जैक एक प्लान बनाता है। क्लेयर खुद को बेट बनाने के लिए रेडी हो गई थी, जबकि बाकी सर्वाइवर्स आसपास छुपकर गन्स के साथ ईथन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ईथन आता है, जैक उस पर टूट पड़ता है और उसको बुरी तरह पीटने लगता है। प्लान ये था कि ईथन को जिंदा पकड़कर उससे सारी सच्चाई निकलवाई जाएगी कि उसने यहाँ क्लेयर के साथ क्या किया या फिर वो यहाँ पर पहले से कैसे था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लिस्ट के अकॉर्डिंग वो फ्लाइट में कभी था ही नहीं, यानी कि वो यहाँ पर पहले से था और वो इनके बीच में एक कॉन मैन बन के रह रहा था। लेकिन चार्ली अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधा ईथन को गोली मार डालता है हीरो बनने के चक्कर में, जिससे कि ईथन वहीं पर खत्म हो गया था। और इसी के साथ सर्वाइवर्स का उससे सारे जवाब जानने का एक लौता मौका भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चार्ली की नीयत क्लेयर को बचाने की थी, लेकिन उसके इस फैसले ने ग्रुप का एक बहुत बड़ा नुकसान किया था। शायद से उनको इस आइलैंड के कुछ राज पता चल जाते, लेकिन चार्ली ने फिर से गलत फैसला लिया और इसी के साथ में 15वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 16वां एपिसोड फोकस करता है सॉयर के और ज्यादा पास्ट पर। फ्लैशबैक में हमको पता चलता है कि असल में उसके बचपन में जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को पहले उसकी मां को गोली मारते देखा था और फिर खुद अपनी जान ली थी, तो बड़ा होने के बाद आखिरकार उसे उस कॉन मैन की लोकेशन मिल गई थी जिसे वो सालों से ढूंढ रहा था। अब वो उसकी सी फूड ट्रक तक पहुंच जाता है, लेकिन इतने सालों के इंतजार के बावजूद भी वो गोली नहीं चला पाता। अब निराश होकर वो एक बार में चला जाता है दारू पीने के लिए, जहां पर उसकी मुलाकात शॉकिंगली जैक के पिता से होती है। जी हाँ, अब दोनों एक दूसरे को तो नहीं जानते थे और इसलिए आराम से बैठकर वो अपनी जिंदगी के रिग्रेट्स को शेयर करते हैं। जैक के पिता मानते हैं कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उस पर हमेशा गर्व करते हैं, चाहे जैक की वजह से ही उनका मेडिकल लाइसेंस चला गया हो। उन्हें बस इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि फोन उठाकर ये बात जैक से कह सके, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी ऐसा नहीं करते। वो खुद को एक कमजोर इंसान मानते हैं और सॉयर को भी सलाह देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अपना अधूरा काम खत्म करके जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अब सॉयर उनकी बात मान लेता है और दोबारा उस आदमी के पास जाकर उसको गोली मार देता है। लेकिन खत्म होने से पहले वो आदमी एक शॉकिंग बात बताता है कि वो असली मिस्टर सॉयर था ही नहीं, वो तो बस एक आम आदमी था जिस पर किसी का पैसा उधार था। असल में जिस इन्फॉर्मेंट ने सॉयर को इन्फॉर्मेशन दी थी, उसने उसे धोखा देकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह इस्तेमाल किया, यानी कि यहाँ पर बदला लेने निकला सॉयर खुद एक और कॉन का शिकार बन चुका था। मतलब कि जिस इन्फॉर्मेंट ने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर इस आदमी को खत्म करवाना चाहता था। तो यहाँ उसने सॉयर की नफरत का फायदा उठाया। प्रेजेंट टाइम में आइलैंड पर सॉयर की एक अजीब सी दुश्मनी एक जंगली बोर से हो जाती है, यानी कि जंगली सुअर से। वो बोर बार बार उसका सामान बर्बाद कर दिया करता। सईद भी उसकी हालत देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि शायद बोर कैंपिंग पर चला गया है। अब तभी केट जो होती है वो सॉयर के साथ उस सुअर को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि वो जब भी उसके स्टैश से कुछ भी मांगेगी सॉयर बिना कुछ सवाल जवाब किए उसको देगा, जिसके लिए ऑब्वियस सी बात है वो एग्री हो जाता है। अब रात होने पर दोनों कैंप लगाकर बैठ जाते हैं और नेवर हैव आई एवर गेम खेलते हैं।
सवाल धीरे धीरे पर्सनल होते जाते हैं और जब सवाल आता है कि मैंने कभी किसी को नहीं मारा तो दोनों चुपचाप अपने ड्रिंक पी लेते हैं। इससे साफ हो जाता है कि दोनों के पास्ट में उन दोनों ने किसी न किसी की जान ली थी। अब अगली सुबह सुअर फिर से सॉयर का सामान खराब कर देता है और अब सॉयर को पूरा यकीन हो गया था कि उस सुअर की उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन जब जॉन लॉक उसको समझाता है कि इंसान अक्सर जानवरों और दूसरी चीजों के साथ पर्सनल कनेक्शन बना लेता है क्योंकि इससे उसे अपनी कहानियों और इमोशंस को समझने में आसानी होती है। जब आखिरकार सॉयर उस सुअर के सामने पहुंचता है तो उसको एहसास होता है कि वो सिर्फ अपना गुस्सा और गिल्ट उस बेचारे जानवर पर निकालने वाला था और सुअर की उससे कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि सॉयर ने खुद कहा था कि वो वाइल्ड में है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, तो यहाँ पर इस जानवर की कोई गलती नहीं थी। खैर एपिसोड के एंड में सॉयर जैक के पास आता है और अब उसके पास वो सच था जो कि जैक सालों से सुनना चाहता था। वो जानता था कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी मुलाकात जैक के पिता से हुई थी और वो अपने बेटे से कितना प्यार करते थे, लेकिन पता नहीं किस वजह से सॉयर उस वक्त ये बात जैक को नहीं बताता और वो उस राज को फिलहाल अपने पास ही दफन कर लेता है, जिसके साथ ही 16वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 17वां एपिसोड जो है वो काइंड ऑफ इस सीरीज का काफी बढ़िया एपिसोड है। इस बार ये एपिसोड फोकस करता है वॉन और सुन की कहानी पर। फ्लैशबैक में वॉन सुन के पिता से उनकी बेटी से शादी करने की परमिशन मांगता है। अब सुन के पिता उससे ये पूछते हैं कि वो अपनी अच्छी जॉब छोड़कर उनके लिए काम क्यों करना चाहता है, विच एक्सप्लेन्स कि सुन के पिता काफी शेडी काम करते थे, बेसिकली माफिया काइंड ऑफ थिंग हो सकती है। तब वॉन एक बहुत ही इमोशनल बात कहता है। वो कहता है कि अगर इससे उसे सुन के साथ जिंदगी बिताने का मौका मिलेगा तो उसके लिए कोई भी नौकरी छोड़ना बड़ी बात नहीं थी। बेसिकली उसका ड्रीम ही सुन को पाना था, जिसको सुनकर उसके पिता भी पिघल से जाते हैं। अब इस बात से सुन के पिता काफी इंप्रेस हो गए थे और शादी के लिए वो हाँ भी कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि उनको बलि का बकरा मिल गया था दामाद के रूप में। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में आइलैंड पर वॉन एक बार फिर सुन से नाराज हो जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि सुन बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहन रही थी, जो कि सच भी था। अब दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। उसको बिकिनी पहननी थी और वो बिकिनी पहनकर बीच पर चली जाती है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि वो बीच पर थी तो बिकिनी पहनना लाजमी सी बात है। अब दोनों के बीच में इसी चीज को लेकर बहस बढ़ जाती है और माइकल बीच में आकर सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सुन अचानक से ही माइकल को थप्पड़ मार देती है। वो जानती थी कि वॉन का पास्ट काफी डेंजरस रहा था और अगर बात बढ़ गई तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। सो बेसिकली सुन ने माइकल को थप्पड़ मारकर उसकी ही जान बचाई थी। खैर फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि वॉन धीरे धीरे सुन के पिता के लिए बहुत ही ज्यादा गंदे काम करने लगा था। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सुन के पिता के बिजनेस के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक आदमी को वो बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन उसकी छोटी बच्ची को देखकर वो रुक गया था, जिसके चलते जब वो घर लौटता है तो वो अपने हाथों से खून धो रहा होता है। और ये वही पल था जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यानी कि प्रीवियस एपिसोड्स के अंदर। तब पहली बार हमें उसका असली दर्द देखने के लिए मिलता है। अब जैसे ही सुन अपने पति को थप्पड़ मारकर बाहर जाती है तो हम देखते हैं कि वॉन फूट कर रो रहा था। वो समझ चुका होता है कि वो गलत रास्ते पर निकल चुका है, लेकिन उसे लगता है कि अपनी शादी बचाने के लिए यही एक तरीका है, अदरवाइज यहाँ पर सुन के पिता सुन के साथ उसे रहने नहीं देते। आखिरकार वॉन अपने असली पिता के पास जाता है जो कि एक मछुआरे थे। वो उनसे माफी मांगता है क्योंकि उसने दुनिया के सामने हमेशा यही झूठ बोला था कि उसके पिता खत्म हो चुके हैं। उसे शर्म आती थी कि वो एक मछुआरे का बेटा है, लेकिन उसके पिता बिना कोई शिकायत करे अपने बेटे को माफ कर देते हैं। दोनों साथ बैठकर काम करते हैं और वॉन के पिता उसको एक बहुत ही जरूरी सलाह देते हैं। वो ये कहते हैं कि अभी भी वक्त है और वो सुन के पिता के लिए काम करना छोड़ दे और अपनी शादी बचा ले। बस एक आखिरी काम वो कर दे और फिर हमेशा के लिए उस जिंदगी से दूर चला जाए। और वो आखिरी काम कुछ और नहीं बल्कि वही महंगी रोलेक्स वॉच पहुंचाना था, जो कि बाद में गलती से माइकल के पास आ गई थी, विच एक्सप्लेन्स कि उसने माइकल को क्यों पीटा था। क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद अगर वो यहाँ से बाहर निकल पाए तो उसके बाद वो उस वॉच को डिलीवर कर देगा, जो कि उसके पिता के लिए वो आखिरी काम करने वाला था, और उसके बाद वो इस काम से हमेशा के लिए छुट्टी ले लेता। हो भी सकता है कि सुन और वॉन वहां से भाग जाते। और वैसे भी सुन को कभी भी लेविश लाइफस्टाइल नहीं चाहिए थी, उसे खाली यहाँ पर वॉन का साथ चाहिए था। प्रेजेंट टाइम में माइकल देखकर टूट जाता है कि किसी ने उसकी राफ्ट को आग लगा दी है। उसे तुरंत शक होता है कि ये सब वॉन ने बदला लेने के लिए किया होगा। सॉयर भी वॉन को पकड़कर माइकल के सामने ले आता है। अब गुस्से में आकर माइकल वॉन को सबके सामने पीटना शुरू कर देता है। तभी अचानक से सुन जोर से चिल्लाती है कि रुको, उसने राफ्ट नहीं जलाई है। ये सुनते ही सब शॉक्ड हो गए थे क्योंकि पहली बार सबको पता लगता है कि सुन इंग्लिश बोल सकती है। सबसे ज्यादा सदमा तो वॉन को लगता है। उसके चेहरे पर दर्द और धोखे का एहसास साफ नजर आ रहा था। उसको यकीन नहीं होता कि सुन इतने दिनों से उससे इतना बड़ा राज छुपाती आ रही थी। और दिल टूटने के बाद वॉन चुपचाप वहां से चला जाता है। उसको एक बहुत बड़ा बिट्रेयल फील हुआ था, लेकिन कुछ ही देर के बाद में वो खुद माइकल के पास वापस लौटता है। बिना कुछ कहे वो राफ्ट बनाने में उसकी हेल्प करना शुरू कर देता है और वो सिर्फ एक शब्द बोलता है कि बोट। इतने छोटे पल में भी दोनों के बीच का गुस्सा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा था।
अब एपिसोड के बिल्कुल अंत में जॉन लॉक वॉल्ट के साथ शुरुआत वाला गेम यानी कि बैकगैमन खेलते हुए नजर आता है और वो उससे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछता है कि राफ्ट तुमने जलाई थी ना, और वॉल्ट चुपचाप मान लेता है और ये कहता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ से चला जाऊं और मुझे ये आइलैंड बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात कि वो बार बार इधर उधर नहीं जाना चाहता था, यानी कि बेचारा वॉन बिना मतलब ही पिट गया था। और इसी के साथ में 17वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 18वें एपिसोड की शुरुआत में ग्रुप ये फैसला करता है कि माइकल की राफ्ट के रेडियो को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत होगी और शायद से वो बैटरीज जो हैं वो डैनियल रूसो यानी कि उसी फ्रेंच वुमन के पास मिल सकती है। लेकिन सईद सबको वार्निंग देता है कि वो फ्रेंच वुमन डैनियल जो है वो मेंटली स्टेबल नहीं है और इसलिए उससे मिलना काफी खतरनाक हो सकता है। इसी दौरान हर्ली की नजर डैनियल के नोट्स पर लिखे हुए कुछ नंबर्स पर जाती है। ये देखते ही वो बुरी तरह घबरा गया था क्योंकि ये वही नंबर थे जिनसे उसने लॉटरी जीती थी। ये नंबर्स होते हैं 4, 8, 15, 16, 23 और 42 यानी कि 42। अब फ्लैशबैक से पता चलता है कि हर्ली को ये नंबर्स एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती आदमी से मिले थे। उसने इन्हीं नंबर से लॉटरी जीती थी, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी में सिर्फ बुरी चीजें हुई। उसके ग्रैंडफादर की तबीयत अचानक खराब हो गई, घर में हादसे होने लगे और हर तरफ बैड लक ही बैड लक था। जब हर्ली उस आदमी से दोबारा मिलता है तो वो डर के मारे कहता है कि इन नंबर्स का सच जानने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा, यानी कि उसको पहले से पता था कि आइलैंड पे क्या है। वहां पर पता चलता है कि ये आदमी पहले एक और इंसान के साथ काम करता था जिसका काम रेडियो सिग्नल सुनना था। एक दिन उन्होंने समुद्र के बीच से एक ट्रांसमिशन सुनी जिसमें यही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे थे, जो कि पक्का इसी आइलैंड से हुए होंगे। दोनों ने मजाक में इन नंबर्स को एक कॉन्टेस्ट में इस्तेमाल किया और उसके बाद उनकी जिंदगी भी तबाह होने लगी। इनफैक्ट एक ट्रक एक्सीडेंट में उस आदमी की टांग तक चली गई। तब से उन्हें यकीन हो गया था कि ये नंबर श्रापित हैं। प्रेजेंट में हर्ली अकेला ही डैनियल को ढूंढने निकल पड़ता है और वो बस एक ही सवाल का जवाब चाहता था कि इन नंबर्स का मतलब है क्या। लेकिन डैनियल से मिलने के बाद वो बताती है कि उसको भी इनका असली मतलब नहीं पता। उसने भी ये नंबर सिर्फ एक रेडियो ट्रांसमिशन पर बार बार सुने थे और उसने नोट्स पर लिख दिए। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर मानती है कि जब से ये नंबर्स उसकी जिंदगी में भी आए हैं तब से उसके साथ भी सिर्फ बुरी चीजें होती हैं। और ये सुनकर हर्ली को अजीब तरह का सुकून मिलता है। पहली बार कोई था जो कि उसकी बात पर यकीन कर रहा था। वो इमोशनल होकर डैनियल का शुक्रिया अदा करता है और उसको गले लगा लेता है क्योंकि अब उसको ये लगता है कि शायद वो पागल नहीं था। इसी बीच डैनियल ने अपना पूरा शेल्टर एक्सप्लोजिव से ट्रैप कर रखा था ताकि अगर कोई घुसने की कोशिश करे तो सब कुछ उड़ जाए। लगता है कि वो इस जगह को छोड़ने के लिए पहले से तैयार थी और इसी वजह से ग्रुप को वहां पर बैटरी नहीं मिल पाती और उनका प्लान फेल हो जाता है। अब कैंप में एक बहुत ही प्यारा पल देखने के लिए मिलता है। जॉन लॉक क्लेयर को अपनी किसी कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने के लिए बुलाता है। पहले लगता है कि वो कोई नॉर्मल काम करवा रहा होगा, लेकिन बाद में पता लगता है कि लॉक उसकी होने वाले बच्चे के लिए एक वुडन रॉकिंग क्रिब बना रहा था, उसके लिए सरप्राइज था। और तब सबको याद आता है कि आज क्लियर का बर्थडे भी है। एपिसोड के अंत में एक और बड़ा राज सामने आता है। जब कैमरा हैच पर जाता है तो शॉकिंगली उसकी साइड पर वही श्रापित नंबर्स थे। जी हाँ, 4, 8, 15, 16, 23 और 42। अब ये देखकर समझ में आ जाता है कि इन नंबर्स का कनेक्शन आइलैंड से बहुत ही ज्यादा गहरा था, जो कि रियल दुनिया के अंदर भी ट्रांसमिट हो रहे थे। और इसी के साथ में 18वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 19वें एपिसोड की शुरुआत में हमें जॉन लॉक के पास्ट का एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर देखने के लिए मिलता है। फ्लैशबैक के अंदर हम जान पाते हैं कि व्हील चेयर पर आने से पहले जॉन असल में टॉय स्टोर में काम करता था। अब एक दिन एक अजीब सी लेडी बार बार उसे स्टॉक कर रही थी और आखिर में वो बताती है कि वो उसकी असली माँ है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जॉन का जन्म बिना किसी पिता के हुआ था, ऐसा वो कह रही थी। लेकिन ये बात जॉन को बिल्कुल समझ नहीं आती क्योंकि ये बिल्कुल भी बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं था। इसलिए वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है। अब इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आती है कि असल में जॉन लॉक की माँ जो थी वो स्किज़ोफ्रेनिया से सफर कर रही थी और उसकी बात सच भी नहीं होती। जिसके साथ ही जॉन को अपने असली पिता का नाम पता चलता है, जो कि था एंथनी कूपर। शुरुआत में एंथनी बहुत ही अच्छा इंसान लगता है। वो जॉन को अपना बेटा तुरंत मान लेता है और उसके साथ वक्त बिताने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो सालों की दूरियां मिटाना चाह रहा हो और ये चीज जॉन को भी काफी अच्छी लगती है। लेकिन एक दिन जॉन ये देखता है कि उसके पिता एंथनी डायलिसिस पर हैं, यानी कि उनकी किडनीज फेल हो रही थी और उसको ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत थी। अब अपने पिता को बचाने के लिए जॉन बिना एक पल सोचे समझे अपनी किडनी डोनेट कर देता है। लेकिन सर्जरी के बाद जॉन होश में आता है तो एंथनी बिना कुछ कहे गायब हो गया था। लेकिन जब जॉन उससे मिलने की कोशिश करता है तो एंथनी उसको पहचानने तक से इनकार कर देता है, यानी कि शायद से वो चाह रहा होगा कि जॉन उसे किडनी दे दे क्योंकि कोई और देना नहीं चाहता होगा। और इसके बाद अब उसका पिता शायद लड़कियों के साथ मजे करेगा, यही उसका प्लान था। तब जॉन को समझ आता है कि उसके अपने पिता ने सिर्फ किडनी हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया और ये जॉन की जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा धोखा था, बिट्रेयल था। और इसलिए शायद उसको कॉल गर्ल की जरूरत थी। उसको कोई ऐसा चाहिए था जो उससे बात करे, लेकिन अंत में हेलन ने भी उसको धोखा दिया।
अब प्रेजेंट टाइम में आइलैंड पर जॉन का पूरा ध्यान उस हैच पर था, लेकिन उसे खोलने की हर कोशिश फेल हो रही थी। सबसे अजीब बात यह होती है कि जैसे जैसे उसकी फेट टूटने लगती है वैसे वैसे उसका पैर भी फिर से कमजोर पड़ने लगता है। यानी कि इस आइलैंड पर पक्का कोई ना कोई शक्ति थी जो कि होप की शक्ति है। अब एक रात उसको एक बहुत ही अजीब सा सपना आता है। सपने में बून खून से लथपथ था और दूर आसमान से एक छोटा सा पीला प्लेन गिरता हुआ नजर आ रहा था। जॉन को लगता है कि ये कोई नॉर्मल सपना नहीं है बल्कि आइलैंड का दिया हुआ एक साइन है। अब वो बून को लेकर उस प्लेन की तलाश में निकल पड़ता है। पहले बून को लग रहा था कि लॉक पागल है, लेकिन दोनों को सच में जंगल के अंदर वो छोटा सा पीला प्लेन मिल जाता है। अब जॉन के पैर अभी भी कमजोर होते हैं, इसलिए प्लेन तक चढ़ने का काम बून करता है। और देखो, जब लॉक को पता था कि बून के साथ कुछ हो सकता है तो उसको उसे चढ़ने देना नहीं चाहिए था। अब प्लेन के अंदर जाकर पता लगता है कि वो एक ड्रग स्मगलिंग प्लेन था। बून रेडियो चलाकर हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक प्लेन पेड़ से टूटकर नीचे खाई में गिर जाता है। बून बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसी वक्त जॉन के पैरों में जैसे दोबारा ताकत आ गई थी और वो बून को अपनी बाहों में उठाकर जैक के पास ले जाता है। लेकिन बून की कंडीशन बहुत सीरियस थी। अब जैक जॉन से पूछने वाला होता है कि क्या हुआ, लेकिन तब तक जॉन लॉक वहां से गायब हो गया था। उधर कैंप में सॉयर को लगातार हेडेक्स हो रहे थे। जैक उसका चेकअप करता है तो पता लगता है कि उसकी नजर कमजोर है और उसको चश्मे की सख्त जरूरत थी। आइलैंड पर ऑप्टिशियन तो नहीं है, इसलिए सर्वाइवर्स पुराने लगेज से लेंसेज ढूंढकर उसके लिए एक टेम्परेरी पेयर ऑफ ग्लासेस बना देते हैं। सॉयर का नया लुक देखकर सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, इनफैक्ट उसको हैरी पॉटर से कंपेयर कर रहे थे। अब एपिसोड के अंत में जॉन लॉक पूरी तरह टूट गया था। वो हैच के ऊपर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है और आइलैंड से साइन मांगता है। वो कहता है कि मैंने वो सब कुछ किया जो कि तुमने मुझसे करवाया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुस्से और दर्द में वो हैच पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है और अचानक से तभी हैच के अंदर से रोशनी चमकती हुई नजर आती है, जिसका मतलब साफ था कि आइलैंड पर और हैच के अंदर कोई तो चीज थी जो कि उसको सुन सकती थी, देख सकती थी। और इसी शॉकिंग पल के साथ ये 19वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 20वें एपिसोड की शुरुआत बून की जिंदगी और मौत की रेस से होती है। जैक हर हाल में बून की जान बचाना चाहता था और उसकी हालत इतनी सीरियस हो जाती है कि जैक उसकी टूटी हुई टांग काटने का फैसला करने लगता है। लेकिन सुन उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि प्रॉब्लम सिर्फ बून के लेग में नहीं है, बल्कि उसका एक लंग भी कोलैप्स हो गया है, जिसकी वजह से उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। सबसे बड़ी बात कि आइलैंड पर उनके पास ना प्रॉपर दवाइयां थी और ना ही जरूरत का सामान, यानी कि कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे। सुन समझ जाती है कि जैक जितने भी कोशिश कर ले, बून का बच पाना शायद नामुमकिन है और वो सिर्फ उसकी तकलीफ को और लंबा कर रहा था। अब फ्लैशबैक में हमें जैक की शादी से एक दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है। जी हाँ, वो शादी भी करने वाला था। वो अपनी वेडिंग वॉव्स बोलने की कोशिश कर रहा होता है। अब जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा था वो वही पेशेंट है जिसे जैक ने एक मुश्किल सर्जरी करके पैरालिसिस से बचाया था। और इसी दौरान जैक के पिता उसके पास आते हैं और इस बार पहली बार उसका हौसला बढ़ाते हैं। उनकी बातों से जैक का कॉन्फिडेंस वापस लौट आता है। अब शादी के वक्त जब कस्में बोलने की बारी आती है तो जैक लिखे हुए शब्द नहीं पढ़ता, वो दिल से सच बोलता है। वो कहता है कि उसने वाउज इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो किसी को छोड़ना नहीं जानता, या फिर शायद उसको डर है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा, और ये वीकनेस आज भी उसके साथ है, इसलिए वो बून को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। सो जी हाँ, हमारा जैक शेफर्ड जो है वो शादीशुदा है। जिस लड़की से उसने शादी करी है वो उसकी ही पेशेंट थी जिसका नाम सारा वैगनर है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो रोल ये निभा रहा है वही सेम रोल बॉयड निभाता है फ्रॉम के अंदर। प्रेजेंट टाइम में बून थोड़ी देर के लिए होश में आता है और वो जैक से धीरे से कहता है कि अब वो उसे जाने दे, उसका जिंदा बचना मुश्किल है। लेकिन जैक फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और उसी वक्त आइलैंड के दूसरे हिस्से में क्लेयर को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और जैक वहां नहीं होता, इसलिए पूरी जिम्मेदारी केट पर आ गई थी। इतनी टेंशन के बाद भी केट सक्सेसफुली क्लेयर की नॉर्मल डिलीवरी करवा देती है और क्लेयर एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म देती है। एक तरफ एक नई जिंदगी दुनिया में आ रही थी और दूसरी तरफ बून अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। ये दोनों इमोशंस एक साथ देखना एपिसोड को और भी ज्यादा इमोशनल और पावरफुल बनाता है। अब आखिरकार जैक की हर कोशिश के बावजूद भी बून खत्म हो जाता है। जैक पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसके अंदर दुख से ज्यादा गुस्सा होता है। उसे यकीन है कि बून की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी और उसके हिसाब से जॉन लॉक ने बून को मौत के मुंह में भेजा था। और इसी गुस्से में जैक जो होता है वो कैंप छोड़कर लॉक को ढूंढने निकल पड़ता है और कहता है कि बून मरा नहीं है बल्कि उसका खून हुआ है। और बस इसी के साथ में 20वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 21वां एपिसोड शुरू होता है बून के फ्यूनरल से। सब लोग उसकी मौत के गम में होते हैं कि तभी अचानक से जॉन लॉक जो होता है वो फैसला करता है कि वो बून के फ्यूनरल में वापस आएगा। वो सबके सामने अपनी तरफ की कहानी बताने की कोशिश करता है और पहली बार थोड़ा सच बताता है कि बून के साथ असल में क्या हुआ था। लेकिन जैक के लिए सब्र का बांध टूट चुका था। वो लॉक पर बुरी तरह भड़क जाता है। गुस्से में वो उससे पूछता है कि तुम थे कहाँ पर, तुमने बून के साथ क्या किया और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जैक का मानना है कि बून की मौत के लिए सीधा लॉक जिम्मेदार था। अब लॉक जो होता है वो ये चाह रहा
रहा था कि शैनन उसको माफ कर दे, लेकिन शैनन का दर्द इतना गहरा होता है कि वो सीधा सईद के पास जाती है और उससे कहती है कि कुछ करो, क्योंकि हम जानते हैं कि सईद जो था वो इस तरह की चीजें करने में एक्सपर्ट था और हम जानते हैं कि वो पहले क्या काम करता था जिसके चलते वो प्रिजनर से सच्चाई उगलवा सकता था। सईद सच जानने के लिए लॉक को उस जगह पर ले जाने के लिए मजबूर करता है जहां पर बून का एक्सीडेंट हुआ था। लॉक अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन सईद को उसकी बातों में ढेर सारी गड़बड़ नजर आती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि मरने से पहले बून ने हैच का जिक्र किया था। जब सईद इस बारे में पूछता है तो लॉक बात घुमाने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद बून प्लेन की हैच की बात कर रहा था, क्योंकि हर प्लेन में हैच होता है। सईद उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता और हम जानते हैं कि असल में हैच क्या था, और बून जो था वो हैच के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन बेचारा कुछ भी बता नहीं पाया। अब इसी दौरान लॉक एक और सच कबूल करता है। वो मानता है कि पहले सईद को जंगल में बेहोश करने वाला भी वही था। यानी कि आपको याद होगा कि जब सईद जो था वो सिग्नल्स को ढूंढने गया था, सिग्नल्स आ गए थे, लेकिन किसी ने पीछे से आकर उसके सर पर वार किया था, तो वो कोई और नहीं लॉक ही था। लॉक कहता है कि उसने ये सब सभी सर्वाइवर्स की भलाई के लिए किया, लेकिन सईद गुस्से में उसको याद दिलवाता है कि उसकी वजह से वो फ्रेंच डिस्ट्रेस सिग्नल का सोर्स कभी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन लॉक जो होता है वो बोलता है कि सोच कर देखो कि उस सिग्नल में सिर्फ एक ही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा था 16 साल से, और ये बात तुमने ही मुझे बताई थी, और उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि सब खत्म हो चुके हैं, उसने सबको खत्म कर दिया। तो उसके हिसाब से अगर उस जगह पर सिर्फ मौत ही मिली थी तो वहां बाकी लोगों को ले जाना बेवकूफी होती। अब एपिसोड के अंत में सईद लॉक की आंखों में देखकर एक बार फिर बोलता है कि वो सच नहीं बोल रहा है, और अब सईद को पूरा यकीन हो चुका था कि लॉक आइलैंड का एक बहुत ही बड़ा राज छुपा रहा था। तभी फ्लैशबैक में सईद की कहानी आगे बढ़ती है। CIA उसे एक अंडरकवर मिशन पर भेजती है। उसका काम होता है अपने पुराने कलीग दोस्त से दोबारा दोस्ती करना, जो कि अब एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, और सईद का मकसद होता है उस ग्रुप के प्लान की इंफॉर्मेशन निकालना। अब उसका दोस्त काफी डरा हुआ था, तो वो सईद से ये कहता है कि वो भी उसके साथ चले ताकि उसको हिम्मत मिल सके, लेकिन आखिर में सईद का ज़मीर उसको रोक देता है। वो अपने दोस्त को सारा सच बताता है कि वो CIA के लिए काम कर रहा है, और वो उसे भागने के लिए भी 5 मिनट देता है, लेकिन उसका दोस्त इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और पुलिस के हाथों पकड़े जाने के बजाय वो अपनी गन निकालता है और खुद को गोली से खत्म कर लेता है। यह हादसा सईद के दिल पर एक और गहरा जख्म छोड़ देता है, जैसा कि नाडिया के साथ भी होने वाला था। और बस इसी के साथ में 21वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 22वें एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नया कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है लेस्ली आर्ड्स, और इसका नाम बड़ा ही वियर्ड सा था। एनीवेज बाद में पता लगता है कि वो एक हाई स्कूल में साइंस टीचर है। अब वो राफ्ट बनाने वाली टीम को वार्निंग देता है कि मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, और अगर वो लोग और देर करते हैं तो समुद्र का पानी उन्हें रेस्क्यू करने की जगह यहाँ पर अंटार्कटिका भेज देगा। माइकल पूछता है कि तो हमको कब निकलना होगा। अब आर्ड्स मजाक में जवाब देता है कि कल, मतलब कि अब राफ्ट को तुरंत ही निकालना पड़ेगा। फ्लैशबैक में केट एक हॉस्पिटल जाती है जहां पर वो किसी पेशेंट से मिलना चाह रही थी, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर पुलिस देखकर वो घबरा जाती है, और उसी वक्त उसकी मुलाकात डॉक्टर टॉम से होती है, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। केट उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे चुपके से अंदर पहुंचाने में हेल्प करे। टॉम इसके लिए मान जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में उसके लिए आज भी फीलिंग थी। वो कहता है कि पेशेंट को जब MRI के लिए ले जाया जाएगा तब उसके पास उनसे मिलने का मौका होगा, और तब तक केट उसके घर पर रुकती है। टॉम के घर पर दोनों अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। साफ दिखाई दे रहा था कि केट को टॉम की नॉर्मल और खुशहाल परिवार देखकर थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। दोनों मिलकर अपना पुराना टाइम कैप्सूल निकालते हैं, जो कि उन्होंने घर के सामने पेड़ के पास दफन किया था, जिसमें टॉम का बचपन का टॉय प्लेन और एक पुरानी मिक्स टेप भी थी। यानी कि जिससे वो प्यार करती थी वो कोई और नहीं बल्कि टॉम था, और उसी के प्लेन को यहाँ पर वो बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो उसके लिए इतनी पागल थी। अब मिक्स टेप सुनते हुए दोनों गाड़ी के अंदर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं, और एक पल के लिए लगता है कि जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और ये देखकर महसूस होता है कि अगर केट पुलिस से भागती हुई जिंदगी ना बिता रही होती तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। लेकिन ये बात काफी अजीब थी और हमको बताई नहीं जाती कि उसने आखिरकार ऐसा क्या किया था। एनीवेज अब केट को फाइनली हॉस्पिटल में उस पेशेंट से मिलने का मौका मिलता है, और तब पता लगता है कि वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है डायन। लेकिन जैसे ही डायन अपनी बेटी केट को देखती है तो वो डर के मारे तुरंत ही हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। ये सीन बहुत ही शॉकिंग था। एक माँ अपनी ही बेटी को देखकर पुलिस बुला रही थी और रो रही थी। केट की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसकी माँ के चेहरे पर नफरत साफ दिख रही थी और डर भी था। इससे और भी बड़ी मिस्ट्री खड़ी हो जाती है कि आखिरकार केट ने ऐसा किया क्या था कि उसकी अपनी माँ उससे इतना डरती थी। खैर अब पुलिस जो होती है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और केट भागने के लिए टॉम की कार ले लेती है। अब टॉम उसे अकेले नहीं जाने देता क्योंकि उसको कुछ चाहिए था उससे, जो कि हम जानते हैं कि उसे क्या चाहिए, नॉटी टॉम। एनीवेज वो खुद भी कार में बैठ जाता है और पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है। गोली केट को तो नहीं लगती, लेकिन किसी और चीज के चक्कर में बेचारे डॉक्टर टॉम को गोली लेनी पड़ती है और वो वहीं पर खत्म हो जाता है और केट एक और अपने करीबी इंसान को खो देती है।
विच एक्सप्लेन्स कि उसने जैक के सामने क्यों कहा था कि ये प्लेन उसका है जिससे वो प्यार करती थी और उसने उसको खत्म कर दिया। सो केट जो थी वो टॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में आइलैंड पर केट माइकल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे राफ्ट पर जाने दे। माइकल पहले मान जाता है, लेकिन कुछ देर बाद माइकल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसके पेट में दिक्कत हो गई थी, किसी ने उसके पानी के अंदर कुछ मिला दिया था। अब शुरुआत में माइकल को शक होता है कि ये सब सॉयर का काम है, लेकिन सॉयर उल्टा सबके सामने ये बात उठाता है कि सबसे ज्यादा मोटिव तो केट के पास था और वो किसी भी कीमत पर राफ्ट पर चढ़ना चाहती है। ऊपर से उसने प्लेन में किसी का पासपोर्ट भी चुरा रखा था। शायद रेस्क्यू होने के बाद वो नई आइडेंटिटी के साथ भागना चाहती थी, जैसे कि उसने उस फार्मर को अपना नाम एनी बताया था। सॉयर की बात सुनकर सबको पता चल जाता है कि केट ही वो फ्यूजिटिव थी जिसे पुलिस प्लेन में ढूंढ रही थी, यानी कि मार्शल उसको क्यों लेकर आ रहा था। अब बाद में जैक इन्वेस्टिगेशन करके असली सच जान लेता है, लेकिन जैक जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन करके सच जान लेता है। असल में ये सब कुछ मिलाया था सुन ने, जी हाँ, लेकिन उसका टारगेट माइकल नहीं था बल्कि वॉन था, उसका खुद का पति। सुन चाहती थी कि वॉन इतना बीमार हो जाए कि वो राफ्ट पर ना जा सके और आइलैंड छोड़कर उससे दूर ना चला जाए, लेकिन गलती से दोनों की पानी की बोतल मिक्स हो गई थी, चेंज हो गई थी और माइकल यहाँ पर पॉइजन का शिकार हो गया। अब सुन ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वॉन अब भी उससे बात नहीं कर रहा था और वो उसे खोना नहीं चाहती, वो उसकी अटेंशन लेना चाह रही थी। एपिसोड के अंत में जॉन लॉक आखिरकार जैक को हैच दिखा देता है। जैक गुस्से में पूछता है कि इतनी बड़ी बात उसने सबसे कैसे छुपाई, लेकिन लॉक शांत होकर सिर्फ इतना कहता है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जैक, मैं तुम्हें रिपोर्ट क्यों करूं। और इस लाइन से एक बात साफ हो जाती है कि अब इस आइलैंड पर लीडरशिप को लेकर जैक और लॉक के बीच टकराव और बढ़ने वाला था। और बस इसी के साथ में 22वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लॉस्ट के फाइनल एपिसोड्स पर, यानी कि आखिरी 3 एपिसोड बचे हैं, या फिर इसको आप एक ही एपिसोड कह सकते हो। बेसिकली ये जो 23वां एपिसोड है इसका नाम है एक्सोडस, जिसके 3 पार्ट हैं, यानी कि इन लोगों ने सीजन 1 का फिनाले 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अब चाहे आप इनको अलग एपिसोड्स मानो या फिर एक ही लंबा फिनाले, आपकी चॉइस है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एक ही पार्ट होना चाहिए। लेकिन फिनाले में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर दो। 1000 कमेंट और 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं लॉस्ट सीजन का फिनाले। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां पर वॉल्ट सुबह सुबह माइकल को उठा देता है और वो भी सिर्फ पावर रेंजर्स देखने के लिए। माइकल उसे सिर्फ वॉल्यूम कम करने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्ट उल्टा वॉल्यूम बढ़ा देता है। पहली नजर में वॉल्ट काफी जिद्दी और इरिटेटिंग लगता है, लेकिन अगले ही सीन में प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहां पर माइकल और वॉल्ट आइलैंड पर एक साथ चैन से लेटे हुए थे। और तब जाकर समझ आता है कि बाप और बेटे के बीच का रिश्ता अब पहले से काफी बेहतर था। तभी अचानक डैनियल रूसो कैंप के अंदर आ जाती है और सबको वार्निंग देती है कि द अदर्स आ रहे हैं। कैंप के काफी लोग उसे पहली बार देखते हैं और सईद भी हैरान रह गया था कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, इतने सालों से यहाँ पर नहीं आई लेकिन ऐसे कैसे आ सकती है। तो डैनियल बताती है कि अदर्स के आने का एक निशान होता है, जंगल से उठता हुआ काला धुआं। वो ये भी रिवील करती है कि उसकी एक बेटी थी एलेक्स, जिसको अदर्स उससे जन्म के तुरंत बाद छीन कर ले गए थे, विच इनडायरेक्टली एक्सप्लेन्स कि ईथन जो था वो किस ग्रुप का मेंबर था, यानी कि इस आइलैंड पर अदर्स नाम का भी एक ग्रुप रहता है और उन्होंने भी यही कोशिश करी थी कि वो उसके बच्चे को लेना चाहते थे। अब जैक फिलहाल डैनियल की बात पर पूरा भरोसा नहीं करता और उसके लिए सबसे जरूरी काम माइकल की राफ्ट को समुद्र में उतारना था। लेकिन जब राफ्ट को पानी तक ले जाया जाता है तो वो थोड़ी सी टूट जाती है। अब सबको लगता है कि शायद डैनियल की वार्निंग को इग्नोर करना गलत होगा। इसी बीच जैक जॉन लॉक से पूछता है कि अगर अदर सच में आ गए तो क्या हैच में लोगों को छुपाया जा सकता है। तो लॉक कहता है कि पहले हैच को खोलना तो होगा। अब वो डैनियल से पूछते हैं कि एक्सप्लोजिव्स कहाँ मिलेंगे। तो डैनियल उनको बताती है कि अगर एक्सप्लोजिव्स चाहिए तो उन्हें ब्लैक रॉक नाम की जगह पर जाना होगा। रास्ते में डैनियल एक और इंटरेस्टिंग बात बोलती है। अब उसके हिसाब से जंगल में जो मिस्टीरियस मॉन्स्टर घूमता रहता है वो असल में आइलैंड का सिक्योरिटी सिस्टम है। जी हाँ, लेकिन उसके पास भी इस थियोरी का कोई सॉलिड सबूत नहीं था। खैर अब राफ्ट के निकलने से पहले सॉयर आखिरी बार जैक को वो बात बता देता है जो कि इतने दिनों से उसने दिल में दबा कर रखी थी। वो बताता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी मुलाकात जैक के पिता क्रिश्चियन से हुई थी। एक बार में क्रिश्चियन ने उससे कहा था कि वो जैक से बहुत प्यार करता है, उस पर गर्व करता है और वो बस इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो फोन करके उसको ये सब बता सके। इनफैक्ट वो ये भी कह रहे होते हैं कि अगर वो फोन कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। ये सुनकर जैक को वो क्लोजर मिल जाता है जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था कि हाँ, उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं।
इनफैक्ट उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि वो उससे बेहतर डॉक्टर है। अब सॉयर को इस बात से कोई फायदा नहीं था, फिर भी उसने ये सच बता दिया और इसी पल से हमें उसके अंदर छुपा हुआ अच्छा इंसान दिखता है। अब बीच पर राफ्ट के रवाना होने का वक्त आ गया था। माइकल, सॉयर, वॉल्ट और वॉन सब आइलैंड छोड़ने के लिए तैयार थे। वॉल्ट अपना प्यारा डॉग विंसेंट शैनन के हवाले कर देता है ताकि उसके जाने के बाद भी विंसेंट अकेला ना रहे। ये छोटा सा पल काफी इमोशनल था। सबसे इमोशनल सीन आता है वॉन और सुन के बीच में। दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं। वॉन मानता है कि शायद उसके बुरे कामों की सजा ही उसको मिल रही है और वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। सुन रोते हुए उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वॉन कहता है कि अब उसको जाना होगा और अगर वो रेस्क्यू लेकर वापस आया तभी वो अपनी गलतियों का कुछ पश्चाताप कर पाएगा। जाने से पहले वो सुन से कहता है कि जैक के साथ रहना वो तुमको बचा लेगा, लेकिन इस पर सुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि तुम्हें कौन बचाएगा, और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ते हैं। आखिरकार राफ्ट समुद्र की तरफ रवाना हो जाती है और उस पूरे सीन में इमोशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक और कैरेक्टर की फीलिंग इतनी परफेक्टली दिखाई गई है कि ये लॉस्ट के सबसे यादगार पलों में से एक बन जाता है, जिसके साथ में फिनाले का पार्ट 1 यहीं खत्म हो जाता है। अब 24वां एपिसोड यानी कि एक्सोडस पार्ट 2 शुरू होता है क्लेयर से। उसका बेटा एरन जो होता है वो लगातार रो रहा था। उसने अपने बेटे का नाम एरन रखा होता है। अब एरन लगातार रो रहा था और क्लेयर पूरी तरह स्ट्रेस में होती है। सभी लोग बीच छोड़कर इवैक्यूएट होने की तैयारी कर रहे होते हैं और इतनी भागदौड़ के बीच क्लेयर को लगता है कि वो सब कुछ अकेले हैंडल कर रही है। चार्ली उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेयर फ्रस्ट्रेशन में उस पर ही चिल्ला देती है। सच कहूं तो उसका रिएक्शन थोड़ा अनरीजनेबल जरूर था, लेकिन जिसने भी न्यू बॉर्न बेबी को संभाला होगा वो जानता है कि इस वक्त पेरेंट्स किस लेवल के प्रेशर में होते हैं, इसलिए इस बार क्लेयर को पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। उधर जैक, लॉक, केट, हर्ली और बाकी लोग ब्लैक रॉक पहुंचते हैं। पहले लगता है कि शायद ये कोई पायरेट शिप होगी, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये असल में पुराना स्लेव शिप था। जी हाँ, शिप के अंदर उन्हें डायनामाइट मिलता है। जैसे ही सभी लोग डायनामाइट बाहर लाते हैं तो लेस्ली आर्ट्स पैनिक करने लगता है। अब वो सबको समझा रहा होता है कि इतना पुराना डायनामाइट बहुत ही अनस्टेबल हो सकता है और जरा सी भी गलती हुई तो सब उड़ जाएंगे। लेकिन लेक्चर देते देते ही मिस्टर लेक्चरर बूम हो जाते हैं, यानी कि डायनामाइट उसके हाथ में ही फट जाता है और लेस्ली वहीं पर खत्म हो जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको इंट्रोड्यूस भी नहीं करना चाहिए था, बिना मतलब ही इसको लिया गया। एनीवेज, लॉस्ट का ये सीन जितना शॉकिंग है उतना ही डार्कली फनी भी था। दूसरी ओर राफ्ट पर माइकल, सॉयर, वॉन और वॉल्ट आइलैंड से दूर निकल रहे होते हैं। माइकल एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करता है। वो कहता है कि इतना बड़ा आइलैंड आज तक दुनिया की नजरों से छुपा कैसे रह सकता है। अब इसी बीच सॉयर जो होता है वो बॉब मार्ले का गाना गाने लगता है और राफ्ट पर थोड़ी हल्की फुल्की वाइब बन जाती है। राफ्ट पर माइकल और वॉल्ट के बीच भी एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन होती है। वॉल्ट पूछता है कि उसकी माँ ने माइकल को उससे मिलने क्यों नहीं दिया था, तो माइकल उसकी माँ की साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्ट सीधा कहता है कि उन्होंने गलत किया था। ये छोटा सा पल दिखाता है कि अब वॉल्ट को अपने पिता की वैल्यू समझ आ रही थी। लेकिन ये इमोशनल पल ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि राफ्ट का रडर टूट जाता है और सभी मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब सॉयर जो होता है वो अपनी शर्ट निकालकर तुरंत ही पानी में कूदता है और शाफ्ट को डूबने से बचाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी गन दिख गई थी माइकल को। अब माइकल इससे काफी खुश था कि राफ्ट बच गई, लेकिन वो गुस्से में भी था कि सॉयर उसके मना करने के बावजूद भी गन छुपाकर राफ्ट पर ले आया। तभी बीच पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस सीजन का, जब डैनियल रूसो चार्ली से कहती है कि वो सईद को बुलाकर लाए। चार्ली जैसे ही वहां से जाता है तो पता चलता है कि ये सब एक चाल थी। डैनियल असल में क्लेयर और उसके बच्चे के साथ अकेला रहना चाहती थी। कुछ ही देर बाद क्लेयर के चीखने की आवाज आती है। सब दौड़कर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर जब डैनियल जो होती है वो क्लेयर के बच्चे को छीन रही होती है, तब क्लेयर को याद आने लगता है कि वो डैनियल से मिली थी जंगल में और उसने उसके हाथ पर खरोच भी मारी थी। लेकिन क्या कैसे हुआ था वो हमको सीजन 1 में नहीं दिखाया जाता, वो हमें सीजन 2 के अंदर दिखाया जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन फिर भी डैनियल कुछ नहीं सुनती और उसके बच्चे एरन को छीन कर ले जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब तक काफी देर हो गई थी और क्लेयर टूट जाती है और बस रोते हुए चिल्लाती है कि वो मेरा बच्चा ले गई, उसने मेरा बच्चा ले लिया। अब एपिसोड के अंत में चार्ली को वही वर्जिन मैरी स्टैचूज मिल जाती हैं जिनमें हेरोइन छुपी हुई थी, यानी कि ड्रग्स थे। और यही ड्रग्स पहले बून और लॉक को उस छोटे येलो प्लेन के अंदर मिले थे, जहां पर बून को जानलेवा चोट आई थी और उसके बाद वो खत्म हो गया। यानी कि ये जो प्लेन था वो ड्रग्स स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रहा था, जो कि आइलैंड पर आ गिरा। अब चार्ली इन स्टैचूज को देखकर एकदम चुप हो जाता है और उसके सामने अब फिर से ड्रग्स का पूरा ढेर पड़ा हुआ था। इतनी मुश्किल से उसने अपने एडिक्शन को कंट्रोल किया था, लेकिन अब टेम्पटेशन फिर से उसके सामने खड़ी थी और अब क्या करना है ये तो उसको खुद ही समझना पड़ेगा। और इसी सस्पेंस के साथ में एक्सोडस पार्ट 2 यानी कि 24वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
और दोस्तों अब आखिरकार हम लॉस्ट सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले पर पहुंच चुके हैं, यानी कि एपिसोड 25 एक्सोडस पार्ट 3 पर। एपिसोड की शुरुआत होती है आइलैंड के मिस्टीरियस मॉन्स्टर से। पहली बार हमें उसकी झलक देखने के लिए मिलती है। दूर से देखा जाए तो वो बस जंगल के बीच घूमता हुआ काला धुआं नजर आ रहा होता है। साथ ही साथ उसकी वो अजीब सी क्लिकिंग आवाज भी आ रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे रैटल स्नेक आवाज कर रहा हो। इतना सिंपल सा दिखने वाला ये मॉन्स्टर आइलैंड पर इतनी बड़ी तबाही मचाता था और ये सोचकर ही डर लगता है। सब लोग उसको देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जॉन लॉक नहीं डरता। उसे पूरा यकीन है कि मॉन्स्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अगले ही पल उसकी ये गलतफहमी टूट जाती है। अगले ही पल मॉन्स्टर लॉक को खींचकर एक गहरे गड्ढे में ले जाने लगता है। ये देखते ही जैक बिना सोचे समझे डायनामाइट उठाकर मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और किसी तरह जॉन लॉक की जान बच जाती है। अब फ्लैशबैक की बात करते हैं तो सच बोलूं तो इस एपिसोड का फ्लैशबैक मेन स्टोरी से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। काफी हद तक फिलर जैसा लगता है, लेकिन अगर मैं इसको स्किप कर दूंगा तो कमेंट्स में पक्का आप लोग गालियां दोगे, इसलिए चलिए इसको भी कवर कर ही देता हूँ। फ्लैशबैक में हर्ली जो होता है वो एयरपोर्ट पहुंचने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। उसको लग रहा था कि बैड लक की वजह से वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। हमेशा की तरह उसका बैड लक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। भागते भागते वो पूरा पसीने में भीग जाता है और एक्साइटमेंट में बेचारी लेडी को भी अपने पसीने से नहा देता है। बेसिकली वो गेट तक पहुंच गया था और उसने वहां पर जो ग्राउंड स्टाफ था उसको हक कर लिया था। सबसे फनी पल तब आता है जब वो एक बूढ़े आदमी से उसका मोबिलिटी स्कूटर उठाकर लेने के लिए अच्छी खासी रकम देता है और एयरपोर्ट में फुल स्पीड से स्कूटर दौड़ा देता है। और ये पूरा सीक्वेंस काफी हल्का फुल्का और एंटरटेनिंग था। प्रेजेंट टाइम में उधर माइकल और वॉन जो होते हैं उनके बीच पहली बार अच्छी दोस्ती बनती हुई दिखाई देती है। राफ्ट का सफर अब तक ठीक चल रहा था और रेडार चेक करते वक्त उनको एक बोट का सिग्नल मिलता है। सॉयर तुरंत ही फ्लेयर चलाने की बात करता है, लेकिन माइकल मना करने लगता है क्योंकि उनके पास एक ही फ्लेयर बचा था। लेकिन जब बोट रेडार से गायब होने वाली होती है तो माइकल रिस्क लेता है और फ्लेयर चला देता है। कुछ ही देर बाद बोट सच में उनकी तरफ आने लगती है और सबको लगता है कि रेस्क्यू आ गया। लेकिन लॉस्ट इतनी आसानी से हैप्पी एंडिंग थोड़ी देगा, जैसे कि फ्रॉम के साथ भी होता है। तो बोट पास आती है और उसमें बैठे हुए लोग नॉर्मल दिख रहे थे। फिर उनमें से एक आदमी सीधा कहता है कि हमें तो सिर्फ लड़का चाहिए, मतलब कि वॉल्ट। माइकल हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या कहा तुमने? तो अगले ही पल ये लोग वॉल्ट को जबरदस्ती किडनैप कर लेते हैं और राफ्ट को बॉम्ब से उड़ा देते हैं। और मुझे लगता है कि यही द अदर्स थे, क्योंकि पहले भी बच्चों को चुराने की कोशिश कर चुके हैं। जैसे कि इन्होंने डैनियल के बच्चे एलेक्स को चुराया था, साथ ही साथ डैनियल ने एरन को चुरा लिया था और ईथन ने भी, आपको याद होगा कि क्या किया था। मतलब कि एक ऐसी चीज है जो कि इजीली गेस की जा सकती है। अब माइकल, सॉयर और वॉन समुद्र में गिर जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी की पूरी राफ्ट खराब हो गई थी, जबकि वॉल्ट को अननोन लोग अपने साथ ले गए थे। सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये लोग कौन है और वॉल्ट को क्यों ले गए। लेकिन एक सवाल का जवाब तो मेरे पास है कि ये द अदर्स ही थे। अब ठीक इसी टाइम पर आइलैंड पे दूसरी मिस्ट्री सॉल्व होने की तैयारी हो रही होती है। जैक, लॉक, केट और हर्ली हैच को उड़ाने के लिए डायनामाइट सेट कर देते हैं। जैसे ही हर्ली हैच पर लिखे हुए नंबर्स देखता है, जो कि नंबर थे 4, 8, 15, 16, 23 और 42, तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये वही शापित नंबर हैं जो उसने लॉटरी में इस्तेमाल किए थे। अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये नंबर्स आइलैंड पर लिखे हुए हैं, रेडियो ट्रांसमिशन पर भी सुनाई दे रहे थे और रियल वर्ल्ड की लॉटरी तक पहुंच गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि आइलैंड का कनेक्शन बाहर की दुनिया से भी था? लेकिन जॉन लॉक अब इतनी दूर आ गया था कि वो पीछे नहीं हट सकता था। वो फ्यूज जला देता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। धुआं छटने के बाद सभी लोग हैच के अंदर झांकते हैं, मेनली जैक और लॉक, और उनके सामने एक गहरा अंधेरा शाफ्ट होता है। नीचे जो लैडर थी वो बहुत ही अंदर तक जा रही थी और अंदर क्या है, कौन है और इतने सालों से हैच के नीचे क्या छुपा हुआ था, इसका जवाब हमें सीजन 2 में मिलेगा। और बूम, इसी के साथ में मैसिव क्लिफ हैंगर के साथ लॉस्ट सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था लॉस्ट सीजन 1 का फिनाले एपिसोड और लॉस्ट सीजन 1 की फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अब ये एक ऐसा फिनाले है जो कि मिस्ट्री सॉल्व करने के बजाय 10 नए सवाल खड़े कर देता है, जो कि लाजमी भी है। लेकिन डोंट वरी, इसके बाकी सारे सीजन्स ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं जल्द ही एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दूंगा इसी तरह से। और इसी वजह से लॉस्ट को टीवी हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिस्ट्री शोज में से गिना जाता है। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि सीजन 2 से लेकर 6 तक आ चुका है। पूरा का पूरा कंप्लीट है लॉस्ट सीरीज। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि एक्सप्लेन नहीं करा गया हो। इनकेस अगर कुछ नहीं भी एक्सप्लेन करा गया होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से सीजन वाइज वीडियोस आती रहेंगी, जो कि जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि 1-2 दिन का टाइम लगता है वीडियो को बनाने में। मतलब सोच कर देखो ना, 6 सीजन्स हैं, 121 एपिसोड हैं,
तो अगर कोई एक सीजन भी देखने जाएगा तो उसको पूरे 24 घंटे लगेंगे अगर वो लगातार देखता है तो। और सबसे बड़ी बात कि पहले एपिसोड को देखो, फिर उसकी स्क्रिप्ट बनाओ, समझो, फिर उसके बाद ऑडियो करो, ऑडियो को एडिट करो, उसके बाद में वीडियो एडिटिंग करनी होती है, बहुत कुछ करना होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो इस वीडियो के ऊपर एम रखते हैं 10,000 लाइक का और 1,000 कमेंट्स का। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि लॉस्ट से सीजन 2 सीजन 6 तक आने वाला है, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करके रखो। और अगर आपने अभी तक इविल डेड राइज को नहीं देखा है वो भी देख लेना, अदरवाइज आपको बर्न वाली फिल्म समझ में नहीं आएगी। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लॉस्ट सीजन 2 के लिए स्पैम कर दो बिल्कुल। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए